अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज जो है हम अपना बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बायोलॉजी में हमने जो है 4 चैप्टर, मतलब इससे पहले हमने जो चैप्टर कवर किया है वो था बायोएनर्जेटिक, जिसको मैंने 2 पार्ट में कवर करवाया था। मैंने पहले फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो वीडियो भी आपको देखना बहुत अहम है। अगर आपने देख लिए बहुत अच्छा है। और बाकी सारे भी मतलब जो है, अगर आपको वीडियोस चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर प्रोवाइडेड है, और यूट्यूब चैनल पे भी मतलब आप जाके देख सकते हैं अबाउट बायोलॉजी। और अगर हम देखें केमिस्ट्री में, तो हम जो है 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर विल ऑन ना चैप्टर नंबर 4, और वो होगा गैसियस, आई थिंक गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। बट इससे पहले हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है ए सेलुलर लाइफ बायोलॉजी। ओके, ए सेलुलर वर्ड का पहले हम देखते हैं व्हाट इज ए सेलुलर मीन्स। ए मीन्स नॉट, ये सेल नहीं है। लाइफ, हम ऐसी लाइफ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सेल नहीं है। मतलब हम बात करने जा रहे हैं आज वायरस पे। नाउ व्हाट इज़ वायरस, हम जो है मतलब वायरस के बारे में देखेंगे क्या होता है वायरस। अभी आपको स्ट्रक्चर्स कुछ बच्चों को समझ में आ रहे होंगे, लेकिन कुछ को नहीं आ रहे होंगे क्योंकि 9-10 वीक होती है। ओके, इसकी वजह से। बट आज हम जब वायरस को बिल्कुल बेसिक से लेके अंटर डेप्थ तक देखेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। और आपको मतलब जो चैप्टर में फील आएगा कि यार चैप्टर ये इसी तरह ही पढ़ा जाता है। ना तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वायरस। ऐसे तो आपने बहुत पता होगा, अभी कोरोना ने भी आपको बता दिया भाई व्हाट इज़ वायरल इन्फेक्शन, कैसे फैलता है, क्या क्या प्रिवेंशन है। कोरोना वायरस जो अभी आया था रिसेंट 2019 में, 2019, तो उसने भी जो है वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ डेथ कराई थी। मतलब 2022 ईयर के लिए, मतलब जो है अगर बात करें तो। अब वायरस क्या है, पहले हमें वायरस की डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो कहते हैं वायरस को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं इंट्रा सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वर्ड तो सही है, लेकिन अब इस वर्ड को हम मीन कैसे निकालें, वर्ड के मायने क्या है। तो इंट्रा सेलुलर मीन्स ये वर्क कर रहा है इनसाइड द सेल, नॉट इंटर सेलुलर। इंटर सेलुलर पैरासाइट भी आपकी बुक में है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। बट आज हम पढ़ रहे हैं इंट्रा सेलुलर। डिफरेंस याद रखना, इंट्रा सेलुलर और इंटर सेलुलर। इंटर अलग होगा, अभी हम पढ़ रहे हैं इंट्रा सेलुलर मीन्स सेल के अंदर अपना जिनोम, मतलब सेल के अंदर जाके अपने जिनोम से वहाँ जाके मतलब उसको उस पे मतलब जो अटैक करेगा, उसको इन्फेक्ट करेगा। पैरासाइट है, पैरासाइट तो आपको पता ही है। ओब्लिगेट मतलब इससे होस्ट की नीड है। इंट्रासेलुलर ओब्लिगेट पैरासाइट मतलब इस ऐसे ये एक ऐसा पैरासाइट है जिसको होस्ट की नीड है टू लिव देयर लाइफ। ओके, मतलब ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट है होस्ट सेल पे, क्योंकि ये खुद तो सेल है नहीं। उसको किसी सेल की ज़रूरत है ताकि ये रिप्रोडक्शन कर सके और अपना सर्वाइवल कर सके। ओके, वायरस जो है मतलब कंट्री के हेल्थ पे भी मतलब बहुत ज़्यादा मेजर मतलब नुकसान पहुंचाता है कंट्री को भी। फॉर एग्जांपल आपने ये वायरस सुने होंगे, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस, फ्लू तो होता है। बट इनसे भी कुछ एराज में मिलियंस ऑफ डेथ हुई है, सही है ना, बहुत ज़्यादा डेथ हुई है। लाइक अभी रिसेंटली कोरोना है जिसमें मिलियंस ऑफ डेथ हुई है। और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी इस वायरस से मतलब जो है मतलब प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचता है वायरस से, सही ना। तो वायरस के मतलब अगर हम देखें तो नुकसान भी बहुत हैं और बेनिफिट्स भी हैं। ओके, अभी हम देखेंगे आगे। नाउ वायरस को क्या बहुत सारे बच्चे बोलते हैं नॉन लिविंग, नॉट। कैसे ये नॉन लिविंग है? वायरस जो है लिविंग भी है और वायरस नॉन लिविंग भी है। मत अब समझ में नहीं आ रही, बात समझ नहीं आ रही। अगर वो लिविंग है तो नॉन लिविंग कैसे, और नॉन लिविंग तो लिविंग कैसे? मतलब वायरस में दोनों करेक्टर है, 50-50% है। हाफ 50% लिविंग है तो 50% नॉन लिविंग है। इसका मतलब ये होगा, मतलब ये लिविंग करेक्टर भी रखता है और नॉन लिविंग करेक्टर भी रखता है। अब ये लिविंग करेक्टर कब रखता है ये हमें पता होना चाहिए। अब लिविंग करेक्टर जब रखेगा जब ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर होगा, मतलब किसी होस्ट के अंदर होगा, सही है। अगर किसी भी होस्ट होस्ट सेल के अंदर होगा तो ये क्या करेगा, ये अपने डीएनए आरएनए से उसके डीएनए आरएनए में मतलब चेंज लाएगा, और जो है उसकी बॉडी में सरवाइव करेगा और अपने मतलब जो है कॉपीज़ बनाएगा। इसलिए कहते हैं ना इसे इंट्रा सेलुलर ओब्लिकेट पैरासाइट, सही है। और ये ऐसा पैरासाइट है जिसको अगर आप यूवी रेज दोगे, अल्ट्रा वायलेट रेज, तो उससे इसको हार्म होता है। क्यों? क्योंकि इसके प्रोटीन को मतलब वो डिनेचर करता है, उस पर प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करती है यूवी रेज। अब बात ये थी कि वायरस जो है क्या है, लिविंग भी है, लेकिन लिविंग कब है? जब वो होस्ट बॉडी में है। अगर वो होस्ट बॉडी में है तो उसके वो डीएनए आरएनए जीनोम एंजाइम्स को यूज़ करेगा,
सही है। तो उसकी वजह से ये रिप्रोडक्शन कर पाता है, लिविंग प्रोसेस कर पाता है, जो लिविंग बॉडी में प्रोसेस होता है वो प्रोसेस कर पाता है लिविंग बॉडी के अंदर। तो इसलिए इसे कहते हैं कि भाई ये लिविंग भी है, बट ये नॉन लिविंग भी है, और ये इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नॉन लिविंग है। मतलब ये रेप्लिकेशन नहीं कर सकता इनडेफिनेट टाइम के लिए, और इसमें कोई भी सेलुलर ऑर्गेनल नहीं है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोज राइबोसोम भी, बल्कि राइबोसोम तो कुछ वायरस में होता है, बट और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो इनमें नहीं होते। ओके, दे कैन नॉट परफॉर्म मेटाबॉलिज्म, मतलब अगर कोई ऑर्गेनल ही नहीं है तो मेटाबॉलिज्म कैसे करेगा। इसलिए ये जो है अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट में इस तरह क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है, लाइक क्रिस्टलाइज फॉर्म में होगा, और उसको स्टोर फॉर्म कहेंगे, सही है। लाइक ये रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट ये सिर्फ होस्ट की बॉडी में कर सकते हैं, क्योंकि सारे ये लिविंग प्रोसेस हैं। अगर आपको पता हो कि लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है, तो लिविंग में उसके फीचर्स के बेसिस पर से डिस्क्राइब किया जाता है, उसके कुछ लाइक फीचर, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। अब ये फीचर अभी ये नॉन लिविंग में नहीं दिखा सकता, तो इसलिए इसे नॉन लिविंग या नॉन रिएक्टिव पार्टिकल कहते हैं। बट अगर ये होस्ट बॉडी में चले जाएगा तो उसके एंजाइम, उसके आरएनए, डीएनए, उसके जीनोम को यूज़ करके फंक्शन परफॉर्म करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। और मतलब इससे क्या हो रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि वायरस क्या है, लिविंग है। देखो ये उसकी लाइफ साइकिल है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है होस्ट की बॉडी में वो लिविंग हो जाता है, बट नेचर में अगर पाया जाएगा, बाहर एनवायरनमेंट पाया जाएगा, तो एज ए नॉन लिविंग पाया जा रहा है, और वो भी इनडेफिनेट पीरियड के लिए। नाउ वायरस के बारे में पता कैसे चला, वायरस तो बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ है। अगर कोई पूछे भाई वायरस की डिस्कवरी कैसे हुई, किसी भी चीज़ की डिस्कवरी होती है, लाइक हमने अभी केमिस्ट्री में पढ़ा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किससे हुई, तो इसी तरह वायरस की भी डिस्कवरी हुई और उसका स्ट्रक्चर को जाना गया कैसा होता है ना। वायरस जो है, पहली बात तो ये एक लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया, वायरस जो वर्ड है, इस वर्ड को आप जो है एक तरह से अंडरलाइन करो और लिख, ये इसको लैटिन वर्ड से मतलब जो है ड्राइव किया गया, इस पॉइंट को हाईलाइट करना। और इसके मीन्स क्या है, अगर कोई मतलब ड्राइव किया तो उसकी मीनिंग भी होगी, मतलब स्लिमिंग, लिक्विड एंड पॉइजन। मेनली इसके पॉइजन मीनिंग है, सही ना, पॉइजन। अब इसकी डिस्कवरी किस तरह हुई, 1984 को लुइस पास्चर का एक असिस्टेंट थे, चार्ल्स कैम्बरलैंड। इन्होंने एक मतलब जो है वाटर फिल्टर बनाया, जिसको हम प्रोसलिन वाटर फिल्टर कहते हैं, जिसमें से फिल्टर कर सकते हैं। फ़िल्टर तो आपको समझ में आता है ना भाई, ये फॉर एग्जांपल मैं अगर मुझे किसी चीज़ को फ़िल्टर करना है तो मैं एक फ़िल्टरेट लगाऊंगा, जिसमें इस तरह से स्पोर्स होंगे, लाइक होल्स होंगे, जिसमें से अब मैं फॉर एग्जांपल ये मैंने होल्स बनाए, इसको हम फ़िल्टर कहते हैं। किसी भी चीज़ को फ़िल्टर करना है, मैं अगर कोई बड़ी चीज़ डालूंगा तो वो नहीं होगी फ़िल्टर, लेकिन कोई छोटी चीज़ होगी वो आराम से फ़िल्टर हो जाएगी, है ना। तो ऐसे ऐसा ही इन्होंने इन्वेंट किया प्रोसलिन वाटर फ़िल्टर, जिसको कैम्बरलैंड पास्चर फ़िल्टर भी कहते हैं। अब आपको पास्चर सुन के हैरानी इसलिए अब नहीं हो रही होगी, क्योंकि आपको पता है ये लुइस पास्चर के असिस्टेंट थे, इसलिए इन्होंने कैम्बरलैंड पास्चर फ़िल्टर भी इसे नाम दिया। ओके, तो ये इस तरह का फ़िल्टर पे दिखता है आपको, या आपके घर के कूलर की तरह लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है ये। ओके, अब इसका जो फ़िल्टर का जो मतलब इसमें जो स्पोर का साइज़ था वो था 0.1 माइक्रोमीटर, इतना छोटा, मतलब 0.1 माइक्रोमीटर का इसका पोर का साइज़ था। अब इससे जो है ना, इससे इससे बड़े बैक्टीरिया होते हैं, वो तकरीबन इतने बड़े होंगे, 0.1 से बड़े होते हैं। तो इसलिए इस पेपर में जितने भी बैक्टीरिया जो है ना वो सब रह जाते थे, इससे पास आउट नहीं हो पाते थे इस पेपर से। ओके, तो बैक्टीरिया जो है इस पेपर से पास आउट नहीं हो पाते थे, बट तकरीबन 0.2 के से पहले ही जो है तकरीबन बैक्टीरिया जो है इधर इससे पास आउट नहीं हो पाते थे और रिमूव हो जाते थे, इसलिए उन्हें आराम से मतलब बहुत आसानी से सेपरेट कर लिया गया प्रोसलिन वाटर फिल्टर पेपर से। तो समझने वाली बात चीज़ ये थी कि जो कैम्बरलैंड फिल्टर है उससे वायरस नहीं फिल्टर हो पाए। अब ये हमें कैसे पता चला, तो वो कैम्बरलैंड ने फिल्टर पेपर तो बना दिया, बट दिमित्री लेवांस्की ने इसको यूज़ किया 1892 को, इसी पेपर को, और उन्होंने एक प्लांट लिया जो इन्फेक्टेड था, जिसको टोबैको प्लांट आपको पता होगा। उस प्लांट में से उन्होंने कोई एक मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया और उस फिल्टर पेपर से जो है मतलब जो है फिल्ट्रेट किया, कॉन्टेजियस फिल्ट्रेट इन्फेक्टेड टोबैको लीफ, मतलब उसमें से जैसे ये फिल्टर है इसमें से बैक्टीरिया तो फिल्टर हो रहे थे, लेकिन जो इन्होंने एक तरह की इन्फेक्शन जो था, इन्फेक्शन का फ्लूड जो इन्होंने एक्सट्रैक्ट करा, तो इन्होंने देखा कि वो फ्लूड एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ, वो फ्लूड जो है
नीचे चला गया, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, ऊपर की साइड कुछ भी नहीं आया, सब नीचे चला गया। तो उन्होंने ये कंक्लूड करके बताया कि ये बैक्टीरिया से भी कोई छोटी चीज़ है जो एक डिजीज़ कॉज कर रहा है, जिसको इन्होंने नाम दिया TMD, मतलब टोबैको मोज़ाइक डिजीज़। एक ऐसा छोटी, मतलब एक कह सकते हैं कि ऐसी छोटी मखलूक जो बैक्टीरिया से भी छोटी है। ओके, बैक्टीरिया से भी छोटी है, इसलिए तो वो फिल्टर नहीं हो पाई। वो 0.2 पे बैक्टीरिया फिल्टर हो रहा है, मतलब 0.1 से भी छोटी कोई चीज़ है जो फिल्टर नहीं हो पाई, वो जो डिजीज़ कर रही है टोबैको मोज़ाइक डिजीज़। सही है। अब उसके बाद क्या हुआ, बेजरनिक ने इसके बारे में थोड़ा स्टडी की और वायरस के लिए टर्म दी। ये टर्म आपको इसी वर्ड में याद करनी है, भले इसकी मीनिंग आप याद कर लेना, लेकिन वर्ड आपको पता होना चाहिए, लाइक कॉन्टेजियम, वाइबम, फ्लूडियम। ये कोई मंत्र नहीं, ओके। ये इस मतलब एक लैंग्वेज है, इसमें हम कह सकते हैं कि भाई लिविंग फ्लूड कंटामिनेशन। एक ऐसा फ्लूड है जो मतलब हम कह सकते हैं कंटामिनेट फ्लूड है, लिविंग। ओके। अब इन्होंने इस वायरस को जो है पास किया प्रोसलिन फिल्टर से और माइग्रेट थ्रू अगार जेल, अगार, यस, अगार जेल से इन्होंने उसको माइग्रेट कराया। तो उन्होंने देखा कि एक इन्फेक्शियस सोल्यूबल एजेंट मिला है जो बैक्टीरिया नहीं है। मतलब इनको ये पता चला कोई ऐसी चीज़ है जो बैक्टीरिया की मतलब ख़ानदान से तो बिलोंग नहीं करती है ना, बैक्टीरिया फैमिली से तो नहीं है। हाँ, तो अब इन्होंने इसके बारे में स्टडी किया गया। तो आगे अभी तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुई है, सही है ना, इसलिए तो वरना आप ये भी सोचोगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर होती तो हम तो उससे बड़ी आसानी से उसको देख सकते हैं, जब हम ऑर्गेनल देख सकते हैं तो ये क्या बड़ी बात है ना। तो लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी से पहले ही 1935 को स्टैनले ने क्रिस्टलाइज करा इन्फेक्शियस पार्टिकल, मतलब इन्होंने क्रिस्टलाइज करके दिखाया और उन्होंने कहा टोबैको मोजाइक वायरस जो टोबैको मोजाइक डिजीज़ कर रहा था। तो मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पहले ही, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी से पहले ही वायरस जो है मतलब अंडर स्टडी आ गया, जिसको हम वायरोलॉजी की फील्ड में स्टडी करते हैं, वायरोलॉजी। ओके। तो ये वायरोलॉजी भी बहुत मतलब एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे वायरस के बारे में ना। अब वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर वायरस को देख लिया गया, वायरस पे स्टडी हो गई, तो 1935 की बात चल रही है, तो हमारी बुक में तो अब इसके बारे में सब कुछ आ गया होगा। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे आज वायरस का स्ट्रक्चर। डिस्कवरी तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी, एक बार वापस से देख लेते हैं कि कैम्बरलैंड ने फिल्टर पेपर बनाया, बैक्टीरिया उससे सेपरेट हुए, बट वायरस को नहीं सेपरेट कर पाए दिमित्री लेवंस की। उन्होंने कहा कि ये बैक्टीरिया से भी कोई छोटी चीज़ है, तो इसलिए जो है वेजरनिक ने बाद में अपनी स्टडी के मुताबिक बताया कॉन्टेजियम वायरम फ्लूइड, मतलब एक कंटामिनेशन लिविंग फ्लूइड है, जिसको इन्होंने अगार जेल से और प्रोसिलिन वाटर फिल्टर से पास कराया। तो उन्हें पता चला कि ये बैक्टीरिया तो नहीं है और कोई इन्फेक्शन सोल्यूबल एजेंट है, बट स्टेनले ने इनको क्रिस्टलाइज कर दिया और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी से पहले वायरस को मतलब जो है एक तरह से डिस्कवर करा और इसको नाम दिया टोबैको मोजाइक वायरस। तो अगर आपसे पूछा जाए द फर्स्ट वायरस विच द फर्स्ट वायरस विच इज डिस्कवर दैट इज टोबैको मोजाइक वायरस, ओके, TMV, जो कौन सी डिजीज़ कर रहा था, टोबैको मोजाइक डिजीज़ ना। अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो अगर मैं एक वायरस बनाऊँ आपके सामने, तो वायरस क्या है, सिंपली एक आउटर कोट होता है उसके पास और एक इनर कोर होती है जिसमें उसने अपना जीनोम रखा हुआ होता है, बस। ये एक वायरस है। ओह, इतना सिंपल होता है ये। अगर आप देखो तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये इसकी बॉडी का हिस्सा शीट, ये अब आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये इसका कोर वाला हिस्सा है जिसमें DNA है, ये इसका कोट है प्रोटीन का आउटर। इसी तरह इसमें भी ये इसका जीनोम है जो कोर में रखा हुआ है, ये इसका आउटर एनवलप है, ये हम पढ़ेंगे। ओके। तो मतलब समझ में ये आया कि सिर्फ वायरस में दो चीज़ें होती हैं, एक उसका आउटर कोट और एक उसका इनर कोर। कोर माने सेंट्रल हिस्सा को बोल रहा है, हाँ, जहाँ पे जीनोम होगा। तो ये दो चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे वायरस में, और वायरस का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, मतलब इतना सिंपल होता है। नाउ अबाउट, अब हम कोट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कोट में पहले तो एक बात करें तो ये एक आउटर कवरिंग होती है। सिंपल से बात है, अगर कोट बात करें तो आउटर कवरिंग है। बट कोई भी चीज़ है तो वो कोई मोनोमर से बनी होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई कोई मतलब कोई एक सेल जो है वो भी उसके कुछ मोनोमर्स होते हैं, है ना, उसमें भी प्रोटीन्स होगा, ग्लाइकोजन, वो ग्लूकोज होगा, इस तरह की चीज़ें होंगी। ओके। तो ये जो बना हुआ कवरिंग है इसको हम बोलते हैं कैप्सिड। यस, ये जो आउटर कवरिंग है इसको हम क्या बोलेंगे, ये बनी हुई है कैप्सिड।
ओके, तो ये जो इसने स्ट्रक्चर दिया है, ये इसने मतलब एक अंदर वायरस है, फिर उसके बाहर जो उसके एनवलप लगा हुआ है। ये स्ट्रक्चर हम बाद में समझेंगे, पहले हम इधर आते हैं। लाइक इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, अगर हम एक सिंपली वायरस बनाए तो उसका आउटर जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलेंगे कैप्सिड। लाइक दिस, इस तरह से कैप्सिड जो उसकी आउटर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप अंडरलाइन कर सकते हो। अब कुछ वायरस जो है ना वो एनवलप होते हैं, नॉट ऑल। यहाँ पे क्या बोला है, कुछ वायरस एनवलप होते हैं जिन पे एनवलप होता है, एनवलप प्रेजेंट होता है कैप्सिड के साथ। लाइक कैप्सिड क्या है, अंदर वाली हिस्सा है। ये देखो, ये असल में वायरस है, लेकिन उस पर एनवलप भी हो गया है, तो इसलिए हमें ऐसा थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं है। असल में इसकी एक वायरस की आउटर कवरिंग ये है, लेकिन द मोस्ट आउटर कवरिंग पूछे तो ये एनवलप है। तो ये इसका कैप्सिड हो गया। लेकिन कैप्सिड किससे बनता है, तो कैप्सिड जो है ना छोटे यूनिट, आइडेंटिकल यूनिट्स होते हैं इस तरह से, और इस तरह से राउंड स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे करके, ठीक है। किसी तरह का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं कैप्सोमर। क्या, कैप्सोमर, द यूनिट ऑफ कैप्सिड। डेफिनेशन समझ में आई। कैप्सोमर क्या है, कैप्सिड के यूनिट है। और कैप्सिड क्या है, एक कोट है। भाई वायरस ने अपना कोट पहना, मतलब उसके आउटर कवरिंग हुई उस पर, और वो किसने करी, मतलब किससे बनी हुई है, वो एक आइडेंटिकल प्रोटीन के यूनिट से बनी हुई है। मतलब कैप्सोमर आपसे पूछा जाए क्या है, कौन सा मॉलिक्यूल है, तो प्रोटीन है, सही है ना, कैप्सोमर। अब अरेंजमेंट जो होती है इसकी कैप्सोमर की, भाई अलग अलग वे में हो सकती है, कोई भी अलग वे में हो सकती है। तो अलग अलग तरह के वायरस आपको देखने को मिलेंगे। ये कोई हो सकता है कि भाई सब वायरस की सेम गोल ही होगी, कोई जो है आइसोहेड्रल बनाएगा, कोई हेलिकल बनाएगा। लाइक देखो ना यहाँ पे टाइप्स भी दे रखे हैं, आइसोहेड्रल, हेलिकल, ठीक है। तो अब ये आइसोहेड्रल में क्या करते हैं, कैप्सोमर अरेंज होते हैं 20 ट्राइंगल में। एक ट्राइंगल हुआ इस तरह से, 20 ट्राइंगल में कैप्सोमर अरेंज होते हैं। लाइक मैं बता रहा हूँ, बनाऊंगा कोई पूरा, 20 ट्राइंगल में अरेंज होते हैं। अगर पॉलीहेड्रल या स्फेरिकल स्ट्रक्चर जानते हो आप, ओके। स्फेरिकल मैंने जैसे बताया था, एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर जो 3 डायमेंशनल होगा। जहाँ पे क्या होगा, हेलिकल स्ट्रक्चर जो है उधर भी कैप्सोमर अरेंज होते हैं होलो कॉइल में। स्फेरिकल में मतलब एक तरह से स्फेयर की फॉर्म में होंगे, और हेलिकल में होलो अरेंज होंगे, लाइक एक होलो सिलेंडर की तरह, इस तरह से होलो, ओके। और जो है मतलब रॉड शेप भी हो सकता है। और कुछ वायरस की आउटर लेयर जो है लिपोप्रोटीन की होती है, जो प्रेजेंट होता है उसके आउटर कवरिंग पे, ओके। उसमें एनवलप भी होता है। मतलब अगर हम देखें, ये लिपोप्रोटीन की जो लेयर पूछ रहा है ये, अ, उसको हम एनवलप कह रहे हैं, जो किसकी बनी हुई है, लिपोप्रोटीन की। और उसी के ऊपर जो है कुछ स्पाइक्स पाए जाते हैं। उन स्पाइक्स को जो है मतलब यहाँ पे नहीं दिया है, बट हम आगे देखेंगे। हाँ ये लिखा, उन स्पाइक्स को हम बोलते हैं वायरल सरफेस पे पेपिलोमर, ओके। लाइक इस तरह से स्पाइक्स होते हैं, इस तरह से, लाइक दिस। उन स्पाइक्स को हम पेपिलोमर बोलते हैं, इंडिविजुअल वायरस के सरफेस पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि वायरस का इनर कोर होता है जिसमें जीनोम हो सकता है। जीनोम के बारे में भी हमने बात नहीं की है, इनर कोर के बारे में भी बात नहीं की है। कोर अभी हमारे लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ कोट के बारे में बात की है। कोट क्या है भाई, इसकी आउटर कवरिंग है। पहले हमने ये फर्स्ट आउटर कवरिंग देखी जो कैप्सिड है, जो कैप्सोमर से बनी है, ओके। बट एक सेकेंड आउटर कवरिंग भी है, द अनदर आउटर लेयर ऑफ लिपोप्रोटीन। किसी बनी है, लिपोप्रोटीन की, वो एनवलप है, सही है, एनवलप। और बनी किससे, कैप्सोमर सब यूनिट से, और इसके ऊपर स्पाइक्स पाए जा रहे हैं, पेपिलोमर। ना अब हम बात कर रहे हैं इनर कोर पे। व्हाट इज इनर कोर, इनर कोर में क्या होगा। इनर कोर जो है मतलब उधर जो है इसका सिर्फ जीनोम पार्ट होता है, जेनेटिकल पार्ट। उसका मतलब जो कहें तो जेनेटिक मटेरियल वहाँ पे प्रेजेंट होता है, लाइक ये लिखा हुआ जेनेटिक मटेरियल। अब वो जेनेटिक मटेरियल हम कहें तो वो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। दोनों साथ हो सकते हैं, नहीं दोनों नहीं होंगे। डीएनए भी हो सकता है, या उसकी जगह आरएनए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब डीएनए भी दो तरह के होते हैं, लाइक सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड। आरएनए भी ऐसा हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड एंड डबल स्टैंडर्ड। आप बोलोगे हमने तो पढ़ा ही नहीं है डबल स्टैंडर्ड आरएनए, बट वायरस के केस में हम देखते हैं, ओके। और कुछ तरह की प्रोटीन्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो एज अ एंजाइम वर्क करते हैं, ओके। और ये जो है मतलब सब एक्शन पता है कब करेंगे, जब ये होस्ट सेल में प्रेजेंट है तो वहाँ पे
वर्क करेंगे तो यहाँ पर डीएनए आरएनए दोनों हो सकता है। और इसकी आउटर कवरिंग प्रोटीन की बनी होती है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं उस आउटर कवरिंग को। और उससे भी ज़्यादा अगर आउटर कवरिंग कोई है तो वो होगी एनवेलप जो लिपोप्रोटीन की है। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया होगा। अब कैप्सोमर का, हाँ हमने देखा कि अभी कैप्सोमर को कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है, जिस अरेंजमेंट में चाहे वो अरेंज हो सकता है। लाइक पॉलीहेड्रल अगर अरेंज हो गया तो अडीनो वायरस, ये एक अलग वायरस है। ओके, एडिनो वायरस शेप नहीं है, एडिनो वायरस एक वायरस है जो पॉलीहेड्रल शेप में बना हुआ है। पॉलीहेड्रल आप देख रहे हो इस तरह से, लाइक इस तरह से एक शेप बनी हुई है, आप खुद इसको नोट करो। देखो ये इस तरह से शेप बनी हुई है ना। तो इस तरह से पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर बना हुआ है। लाइक ये टेटपोल बना हुआ है, टेटपोल बना हुआ है ना, देखो ये इसके एक तरह मकड़ी की तरह पाँव हो गए और ये इसका पॉलीहेड्रल हेड हो गया, तो ये टेटपोल शेप हो गई। ये बैक्टीरियोफाग एक वायरस है, इसका आगे बहुत काम आएगा, भी हम देखेंगे बैक्टीरियोफाग का स्ट्रक्चर भी देखेंगे। और टोबैको मोज़ाइक वायरस जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ है, यह तो आपको याद होगा ना, टोबैको मोज़ाइक वायरस। तो इसका स्ट्रक्चर देखो हेलिकल है, क्यों है, कैप्सोमर है, इस तरह से अरेंज है। अभी हम इसका पूरा डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे इसका और इसका। ये कॉलीफ्लावर मोज़ाइक वायरस है जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर का होता है। इस तरह का आपको एक और वायरस भी याद होगा, यस आई थिंक यू आर राइट, दिस इज कोरोना वायरस, जो आपने देखा होगा टीवीज़ में भी देखा होगा इस तरह का। तो आपको इस आज ये पता चल गया होगा कि ये ऐसे शेप्स के क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी अरेंजमेंट कैप्सोमर की इस तरह है ना। ना अगर हम आगे देखें तो इधर हमारे को बहुत सारी शेप दे रखी है। लाइक हेलिकल टोबैको मोज़ाइक हमने अभी देखा, पॉलीहेड्रन एडिनोवायरस हमने देखा, टेडपोल शेप बैक्टीरियोफाग हमने देखा, स्फेरिकल कॉलीफ्लावर मोज़ाइक वायरस देखा। अगर सर्कुलर मिल जाए, लाइक ये सर्कुलर है, वो किस तरह था, वो स्फेरिकल था। मैंने आपको स्फेरिकल और सर्कुलर के दरमियान डिफरेंस बताया है, तो आई होप आप कंफ्यूज नहीं होगे व्हाट इज़ स्फेरिकल एंड व्हाट इज़ सर्कुलर। सर्कुलर एच आई वी क्या है, अभी हम एच आई वी पे आगे हमारा टॉपिक है, लास्ट में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी ट्रांसमिशन, इसका ट्रीटमेंट, इसकी कॉज, इसके वजह से मतलब ये इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और ये बहुत कितना मतलब एक तरह से साइलेंट किलर डिजीज़ है, बहुत खतरनाक डिजीज़ है, एड्स, सही है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो एच आई वी फैलाता है, एच आई वी के ज़रिए ट्रांसमिट होती है, बल्कि एच आई वी ही इसका रीज़न होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ओके, इम्यूनो वायरस डेफिशिएंसी वायरस। ओके, अबाउट अगर हम देखें तो फ्लू वायरस भी होता है जो एनवेलप्ड शेप होता है, जिसपे एनवेलप्ड है। ओके, अगर वो एनवेलप्ड है तो वो इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस एनाटमी है। ना अब हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, अब हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मतलब पहले जो है हम होस्ट के बेसिस पे देखेंगे, फिर उसके जिनोम के बेसिस पे देखेंगे। इसकी मतलब क्लासिफिकेशन वायरस की अलग अलग बेसिस पे की गई है। ओके, तो हम अलग अलग बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, बट अभी हम पहले होस्ट की बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं। ओके, तो अगर होस्ट की बेस पे देखें तो लाइक एक तो होता है फाइटोफाग। अब फाइटो से आपको वर्ड समझ में आ रहा है, ये प्लांट की बात कर रहा है। जिस तरह जू से आपको एनिमल की समझ में आ रहा है और बैक्टीरियो से बैक्टीरिया का समझ में आ रहा है, इसी तरह फाइटो से ये प्लांट के बारे में बात कर रहा है। और फाग आप समझ जाओ वायरस, बैक्टीरियोफाग वायरस, जू फाग वायरस, फाइटोफाग वायरस। ओके, तो प्लांट वायरस लाइक फाइटोफाग जिसमें 2000 टाइप के आरएनएज होते हैं। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये रॉड शेप का होगा यूजुअली। ओके, 1 मिनट, मोस्टली क्या कैसे शेप का होगा, रॉड शेप का होगा। इसमें आपको एग्जांपल बहुत है, लाइक कॉलीफ्लावर मोज़ाइक वायरस, ये टोबैको मोज़ाइक वायरस है, टीएमवी होगा, टीएमडब्ल्यू कर दिया। ओके, और जू फाग में आपके पास एग्जांपल किसकी है, एनिमल वायरस, जिसमें डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी एज ए जीनोम हो सकता है। बट आपने ये देखा, ये नोट किया कि फाइटोफाग में सिर्फ आरएनए एज ए जीनोम में, डीएनए है ही नहीं। अब ये स्फेरिकल भी हो सकता है, बट के ओ सॉरी, ये मोस्टली स्फेरिकल, मतलब यूजुअली ये स्फेरिकल होते हैं। स्फेरिकल स्ट्रक्चर आपको पता है, आई थिंक आपको पता होगा। इसमें रीनो वायरस वायरस और जो है रीनो वायरस हो गया कोविड-19। अब तो वायरस का स्फेरिकल स्ट्रक्चर आपको याद आ ही गया होगा, यस, इसको कहते हैं स्फेरिकल स्ट्रक्चर। और ये किस में पाया जा रहा है, जू फैग में। ओके, अब बैक्टीरिया फैग जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करे। देखो आप बोल रहे हो कि भाई बैक्टीरिया तो खुद हमें इन्फेक्ट कर देता है, इसलिए तो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। भाई वो अलग केस है, बट बैक्टीरिया को भी मारने के लिए एक वायरस होता है, दैट्स अ बैक्टीरियोफैग। सही है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए बैक्टीरियोफैग होता है, जो आई थिंक हमारी बॉडी में भी पाया जाता है।
अब ये कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है इसमें जीनोम, और इसमें हेड और टेल होती है, जैसे हमने देखा था टेडपोल शेप। ये देखो, ये टेडपोल शेप है तो बैक्टीरियोफेज। अब ये शेप्स आपको पता होना चाहिए, अगर शेप पता है, आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कोई मसला नहीं होगा। ओके, अगर हम देखें तो ये है टी पैक एग्जाम्पल, और ये है एक्सपा। ओके। ओके, अब हम जा रहे हैं वायरस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑन जीनोम। जीनोम के बेस पे हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। बस 2 मिनट ब्रेक ले लूँ, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करें। ओके। ओके, हेलो। यस। तो अब हम बात कर रहे थे वायरस क्लासिफिकेशन। तो अब हम जो है वायरस की हमने क्लासिफिकेशन देखी ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। नाउ अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। अच्छा, जीनोम के चेंज होने से वायरस का इन्फेक्शन करने का स्टाइल वो भी चेंज हो जाता है। आप इसको इसी वे में समझो कि उसका इन्फेक्शन करने का स्टाइल भी चेंज हो जाता है। क्या है स्टाइल, पहले तो हम ये देखेंगे यूजुअली किस तरह वायरस इन्फेक्ट करता है। तो वायरस जो क्या करता है, वायरस जो है फॉर एग्जाम्पल ये वायरस है, ड्राइंग जो है सी है तो मतलब इग्नोर करना है इसको। और ये हमारी बॉडी का सेल है। ओके, ये अपना क्या करता है, ये अपना जीनोम इसकी बॉडी में किसी तरह भी इंजेक्ट कर देता है। ओके, इससे आपको समझ नहीं आएगा, 1 मिनट। इस तरह से इंजेक्ट कर देता है अपना जीनोम। अब उस जीनोम को ये आगे जाके इसी के जीनोम के साथ मिक्स कर देता है, इंटीग्रेशन जिसको हम देखेंगे आगे मोस्ट केस में। और उसको क्या करता है, उसको बेचता है, उससे आरएनए बनाता है, और आरएनए बना के सेल में भेजता है। आपको पता है आरएनए को ट्रांसलेट कहाँ किया जाता है, आरएनए को ट्रांसलेट किया जाता है इन राइबोसोम। यस, इन राइबोसोम में आप देखते हो कि आरएनए को ट्रांसलेट किया जाता है और उससे प्रोटीन बनता है ताकि सेल में प्रोसेस हो। आई थिंक आपको ये बात समझ में जब आएगी जब आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ा हो। यस, तो अब मैं उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। अगर वो चैप्टर आप कवर हो जाएगा तो आपको ये छोटे छोटे कंसेप्ट भी जो है ना मुश्किल नहीं लगेंगे। अब ये आरएनए इसमें से जाएगा तो वो ट्रांसलेट होते हुए और इसमें जो है प्रोटीन सिंथेसिस होगा और वो साइटोप्लाज्म में जाके जो है मतलब फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो वायरस क्या कर रहा है, अपने एक छोटे से जीनोम की मदद से पूरे बॉडी के सेल को कंट्रोल कर रहा है। देखो, एक न्यूक्लियस पे अटैक किया है उसने, उसके जीनोम पे, और उसने मतलब सारे फंक्शन कंट्रोल कर लिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, अपने न्यू प्रोजेनी बनाना, रिप्रोडक्शन करना, सब कुछ कंट्रोल कर लिया। ओके, तो मतलब उसने क्या किया, उसने कंट्रोल सेंटर पे गया और वहाँ जाके अटैक किया। तो वायरस यूजली क्या करता है, अपना जीनोम होस्ट की बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है और उससे अपनी न्यू प्रोजेनी बनाता है। ओके, तो वायरस इसलिए जो है डाइवर्सिफाइड है इन देयर स्ट्रक्चर। ओके, अब हम देखें तो एक होता है डीएनए वायरस और एक होता है आरएनए वायरस। तो पहले हम डीएनए बात कर लेते हैं, आरएनए के बारे में आगे हम अलग अलग से और बात करेंगे। तो डीएनए वायरस क्या करता है, इसके भी 2 टाइप है मैंने जैसे बताया, एक डबल स्टैंडर्ड। ओके, तो ये वायरस के चैप्टर है तो इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना। एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है। ओके, डीएनए आरएनए में क्या फ़र्क है, डीएनए में आपको यूरासिल नहीं मिलता, डीएनए में आपको थायमीन मिलेगा, एडेनाइन, गुआनिन, थायमीन, साइटोसिन। बट इन आरएनए में आपको यूरासिल मिलता है, थायमीन नहीं मिलता। थायमीन नहीं मिलेगा, यूरासिल मिलेगा। ये जो है बेसिस हैं, ये भी आपको मैंने जो मतलब जिन्होंने पहली क्लासेस में से स्टार्टिंग से बायो पढ़ी है उन्हें पता होगा व्हाट इज़ न्यूक्लियोटाइड और वो न्यूक्लियोसाइड, न्यू बेसिस के बारे में भी उनको पता होगा। ओके, तो अब ये जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है
ये कैंसर कॉज करता है। कैंसर कॉज मतलब किस तरह, अभी हम देखेंगे कि कैंसर कॉज इस तरह करेगा कि उसके डीएनए में म्यूटेशन कर देगा। ओके, फॉर एग्जांपल ये वायरस ने इसके सेल में अटैक किया, अटैक करके इसके सेल में एमआरएनए बनाया और उसकी बॉडी में अटैक कर दिया, और उसमें जो है मतलब एमआरएनए को जो है मतलब एज अ मैसेंजर आरएनए जो जाएगा और वो एक तरह से ट्रांसक्रिप्शन होगी। तो मतलब इसने क्या किया, सिंपली डबल स्ट्रैंड डीएनए से एक सिंगल स्ट्रैंड एमआरएनए बनाया, मतलब ट्रांसक्रिप्शन की, फिर वो ट्रांसलेशन वगैरह होती रहती है। तो इस तरह से जो है कैंसर कॉज हो जाता है इन होस्ट बॉडी। बट सिंगल स्ट्रैंड क्या है, अब ये तो वैसे ही सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, तो ये पहले होस्ट की बॉडी में जाएगा, इसको इंजेक्ट किया इसने, अब ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए इसकी होस्ट की बॉडी में आ गया। अब ये पहले डबल स्ट्रैंड होगा, यस, डबल स्ट्रैंड होगा। किस मतलब जो भी करेगा, मतलब सिंथेसिस करेगा, और जो है डबल स्ट्रैंड बनेगा। डबल स्ट्रैंड डीएनए बनने के बाद ये जो है ट्रांसक्रिप्शन करेगा, और ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाएगा, एमआरएनए। ये याद रखना, ट्रांसक्रिप्शन से मैसेंजर आरएनए बनता है, और ट्रांसलेशन से मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बन जाता है जो राइबोसोम में बनता है। और वो किधर बनेगा, वो आपको न्यूक्लियस के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मिलता है। ओके, ये मतलब आपको साइटोप्लाज्म में मिल रहा है। अब ये एमआरएनए जाएगा और बाहर जाके ट्रांसलेशन होगी, जो भी फंक्शन इसने परफॉर्म कराना होगा वो परफॉर्म कराएगा। अब आप बोलोगे फंक्शन क्यों नहीं बता रहे, ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा भाई कि लाइफ साइकिल में किस तरह से प्रोजेनी परफॉर्म बनाता है। तो वो प्रोजेनी हम आगे देखेंगे, मतलब आप आगे समझ जाओ, इसके आगे जो है रिप्रोडक्शन करवाएगा। ओके, और न्यू प्रोजेनी बनाएगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। अब ये तो हो गया डीएनए वाला। डीएनए वाले में आपको ये समझ में आएगा, डबल स्ट्रैंड वाला है तो जाके डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन करेगा, बट अगर सिंगल स्ट्रैंड वाला है तो पहले डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होगा और फिर एमआरएनए बनाएगा। बट अगर आरएनए वायरस है तो उसमें दो टाइप्स हैं, एक डबल स्ट्रैंड आरएनए, एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। आप बोलोगे हमने सिंगल स्ट्रैंड तो पता है आरएनए होता है, बट डबल स्ट्रैंड हम पहली बार देख रहे हैं। ओके, तो ये वायरस में आपको दिखने को मिल रहा है। तो वायरस में डबल स्ट्रैंड आरएनए क्या करेगा, ये इंजेक्ट हो जाएगा सेल में, वो सेल में चला गया। अब सेल में जाने के बाद उसकी होगी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन से ये बन जाएगा एमआरएनए, मतलब मैसेंजर आरएनए। वो मैसेंजर आरएनए जो है आगे जाके बनाएगा, अब वो क्या है, मैसेंजर आरएनए। अब वो मैसेंजर आरएनए आगे जाके मतलब जो है मतलब जो है रिप्रोडक्शन वगैरह प्रोटीन बनाएगा और इसकी न्यू प्रोजेनी तैयार करेगा। तो उसकी न्यू प्रोजेनी जो तैयार होगी ना, उसमें भी क्या होगा, आरएनए होगा और वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। बट वायरस तो डबल स्ट्रैंडेड था, सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोजेनी कैसे बन सकती है, तो वो प्रोजेनी का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो कन्वर्ट होगा डबल स्ट्रैंड डीएनए में। ओके, डबल स्ट्रैंड, ओ सॉरी, डबल स्ट्रैंड आरएनए में कन्वर्ट होगा और एक न्यू प्रोजेनी जो है फॉर्म हो जाएगी। तो ये डबल स्ट्रैंड आरएनए में वायरस में होता है। ओके, बट अगर सिंगल स्ट्रैंड वायरस आरएनए वायरस देखें, थोड़ा सा इसका टॉपिक बड़ा था तो मैंने इसको आगे रख दिया। जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव सेंस के, एक नेगेटिव सेंस के। मतलब देखो, पॉजिटिव सेंस वाले क्या करते हैं, इनका जो वायरस है वो पॉजिटिव सेंस का है, मतलब यहाँ पे जो है वायरस डायरेक्ट बॉडी में जाएगा। तो ये वायरस का जो आरएनए है ये खुद पॉजिटिव सेंस का है, मतलब एमआरएनए है। क्या है, एमआरएनए। तो वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होने की ज़रूरत ही नहीं है, एमआरएनए बनने की ज़रूरत नहीं है। ये होस्ट की बॉडी में गया और डायरेक्ट यहाँ से साइटोप्लाज्म में और जाके ट्रांसलेशन हो जाएगी। तो मतलब यहाँ ट्रांसलेशन प्रेजेंट है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं। ट्रांसक्रिप्शन आप जानते हो क्या होगा, कि आरएनए से एमआरएनए बने, मैसेंजर आरएनए। लेकिन यहाँ पे पहले से मैसेंजर आरएनए है, पॉजिटिव सेंस का है, इसलिए इसको इसका आरएनए एज एमआरएनए एक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि पॉजिटिव सेंस का है, इसलिए ट्रांसलेशन हो गई। बट नेगेटिव सेंस वाले में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगी और ट्रांसलेशन भी होगी। देखो, वायरस का आरएनए गया है तो आरएनए, लेकिन मैसेंजर आरएनए चाहिए, तो नेगेटिव सेंस का है तो पहले एमआरएनए बनेगा और वो एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्शन हुई, फिर जाएगा सेल के मतलब जो मतलब साइटोप्लाज्म में, वहाँ होगी इसकी ट्रांसलेशन। तो इसकी एग्जांपल है नेगेटिव सेंस वाले की रैबिडो वायरस और पैरामॉक्सियो वायरस। और इसमें जो है कोरोना वायरस पॉजिटिव सेंस वाले में, डेंगू, हेपेटाइटिस सी। मोस्टली पॉजिटिव सेंस वाले में या सिंगल स्ट्रैंड आरएनए में तो आपको ज़्यादा एग्जांपल होती हैं, बट डबल स्ट्रैंड में आपको रियो वायरस मिल जाएगा। अगर डीएनए की बात करो तो पैरो वायरस होता है जिसमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है, और अगर डबल स्ट्रैंड डीएनए की बात करो तो हर्पीस में पाया जाएगा। ओके, तो इनकी एग्जांपल्स भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस पर क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज का बन जाता है, फिर कन्फ्यूजन रहती है भाई कौन सा डबल स्ट्रैंड है कौन सा सिंगल स्ट्रैंड है। भाई ये पता होना चाहिए, हर्पीस के पास डीएनए है, वो डीएनए से डायरेक्ट एमआरएनए बना सकता है होस्ट की बॉडी में जाके।
बट पैरो वायरस के पास जो है ना वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, इसलिए जो है ना पहले वो डबल स्ट्रैंड डीएनए करता है फिर एमआरएनए बनाता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन और फिर ट्रांसलेशन करता है। बट डबल स्ट्रैंड आरएनए वाला जो है मतलब रियो वायरस, उसका डबल स्ट्रैंड आरएनए पहले जाएगा सेल में और उससे ट्रांसक्रिप्शन करेगा, एमआरएनए बनाएगा, और फिर वो एमआरएनए से जब ट्रांसलेशन होकर उसकी न्यू प्रोजेनी बन जाएगी तो उस न्यू प्रोजेनी में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होगा, उसको डबल स्ट्रैंड आरएनए में बना लेगा। इसी तरह कोरोना, डेंगू, हेपेटाइटिस वो डायरेक्ट एमआरएनए को ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बगैर ट्रांसलेशन हो जाती है। बट रेडो वायरस, पैरामॉक्सियो वायरस ये क्या करते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए को पहले एमआरएनए में बनाते हैं, मतलब मैसेंजर आरएनए बनाएंगे, फिर ट्रांसलेशन होगी, मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों में प्रेजेंट है। सो नाउ ये आप देख सकते हो कि भाई ट्रांसक्रिप्शन कौन सा प्रोसेस है एंड ट्रांसलेशन कौन सा प्रोसेस है, मैंने आपको वैसे ही बहुत अच्छी तरह कंफर्म कर दिया है। लाइक अगर देखें तो सेल में ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसक्रिप्शन मतलब उधर से एम आर एन ए, एक मैसेंजर आर एन ए तैयार किया जाता है सारे बेस पेयर्स को लगा के, भाई थायामिन की जगह यूरासिल लगा देते हैं, एडिनाइन गुआनिन, थायामिन की जगह यूरासिल, फिर एडिनाइन यूरासिल गुआनिन यूरासिल और साइटोसिन, इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होती है और एक कोड तैयार करते हैं एमआरएनए का, एक कोडोन, ये कोड हो गया। अब इस कोड को ट्रांसलेट करने के लिए साइटोप्लाज्म में आता है, और साइटोप्लाज्म में आते हैं सारे कोड होते हैं। अब इनको कोड डिकोड कौन करेगा, भाई कोई भी कोड है तो उसको डिकोड तो करने वाला कोई होगा, तो इस कोड को डिकोड करने के लिए आता है टीआरएनए। मैंने तीनों तरह के आरएनए आपको बताए हुए हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। आरआरएनए जो ये राइबोसोम्स बनाए जिससे, टीआरएनए जो इस एमआरएनए के, मैसेंजर आरएनए के ट्रांसलेट करेंगे उसको, सही ना, ट्रांसलेट करेंगे इस आरएनए को, मैसेंजर आरएनए को। तो इसके पास कोड का मतलब डिकोड करने के लिए वो कोड को डिकोड कर सकते हैं, और इनके पास अमीनो एसिड्स हैं जिससे एक चेन बन जाएगी प्रोटीन की, और फिर उसी से ही जो है आगे प्रोसेस परफॉर्म होगा। तो इस तरह भी आप देख सकते हो भाई कि कोई पॉलीपेप्टाइड राइबोसोम में ट्रांसलेट होता है, और ये आरएनए से और डीएनए से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या कर रहा है, आप एमआरएनए बना रहा है। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन आई होप आपको जितना समझ में आया होगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट थिंग, यस, उससे भी इम्पोर्टेंट थिंग, इनकी क्लासिफिकेशन समझ में आई होगी कि किस तरह तरह के वायरस होते हैं। अगर पूछा जाए कोई सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस क्या करता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ना हमारे रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग प्रोसेस, रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस ये कौन सा वायरस है। ट्रांसक्रिप्शन तो आपको पता चल गया भाई कि डीएनए से मेनली ट्रांसक्रिप्शन में ये होता है कि डीएनए से आरएनए बन रहा है, क्या बन रहा है, आरएनए। बट मैं कहता हूँ नहीं, मैं इस ट्रांसक्रिबिंग प्रोसेस को रिवर्स कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, रिवर्स, आरएनए से डीएनए बना रहा हूँ। आप बोलोगे आरएनए से डीएनए ये कैसे हो सकता है, तो ये भी करते हैं वायरस, और ये भी पॉसिबल है, इसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसके लिए एंजाइम यूज़ करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। यस, अभी हम ये प्रोसेस देखेंगे। तो ये दो तरह का हो सकता है, एक तो होता है भाई क्या सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है जो डीएनए बना है, एक और प्रोसेस भी है कि भाई डबल स्ट्रैंड डीएनए है जो आरएनए बना है। आप बोलोगे डबल स्ट्रैंड डीएनए आरएनए बना रहा है तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कैसे, तो फिर तो डबल स्ट्रैंड डीएनए अगर आरएनए बनाता है तो ये भी क्या होगा, आप बोलोगे ये भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, बट मैं एमआरएनए नहीं बोल रहा, एमआरएनए अलग चीज़ है, आरएनए बना रहा है। ओके, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देखो, पहले हम देखेंगे सिंगल स्टैंडर्ड में, ठीक है, और इसको भी मैं आपको जब समझाऊंगा, जब आपको पता चलेगा अच्छा ये इसमें बात की जा रही थी, तो इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल वायरस के पास सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है बट ये पॉजिटिव सेंस का है, कौन से सेंस का है, पॉजिटिव, आप समझ गए होगे कौन सा। अब ये जैसे वायरस में एंटर करेगा तो पहले क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से डीएनए बन जाएगा। ओके, बट डीएनए बनने तक गेम यहाँ ख़त्म नहीं होता, ये पूरा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ। अब ये क्या करेगा, ये होस्ट की बॉडी के साथ इंटीग्रेट, उसके साथ मिक्स हो जाएगा। आप देख सकते हो इसको इंटीग्रेशन कह रहे हैं, आपको ये इमेज ही बड़ी अच्छी तरह क्लियर कर रही होगी। और ये किसकी जगह किसके ज़रिए होगा, इंटीग्रेस एंजाइम के ज़रिए, इंटीग्रेशन, ठीक है, जीनोम का मिक्स हो जाना। और वो इंटीग्रेशन होने के बाद इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, मतलब एमआरएनए बनेगा और वो साइटोप्लाज्म में जाके ट्रांसलेट हो जाएगा। तो ये रेट्रो वायरस एचआईवी, इसके बारे में अभी हम आगे टॉपिक आ रहा है, तो अगर आपको उसका ये
मतलब एक तरह से ये ट्रांसक्राइबिंग प्रोसेस पता है, तो आपको एचआईवी का ये मसला ही नहीं होगा कि भाई वो क्या किस तरह से अपना आरएनए को डिकोड कर रहा है, आरएनए को जो है मतलब सेल में जाके अटैक कर रहा है, किस तरह से मतलब वो उसमें प्रोसेस हो रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो रहा है। तो ये सब हमने अभी देख लिया। ओके, तो एचआईवी की एग्जांपल याद रखना, आगे हम इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ना डबल स्ट्रैंड डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए है पहली बात तो, वो डबल स्ट्रैंड डीएनए यहाँ पे आएगा। अभी एक लाइफ साइकिल होगी। ओके, एक लाइफ साइकिल है जिसको ये पूरा मतलब मुकम्मल करेगा। इसकी लाइफ साइकिल में क्या होता है कि ये डबल स्ट्रैंड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनता है। सही है, मतलब ये ट्रांसक्राइबिंग प्रोसेस नहीं हुआ, ये लाइफ साइकिल थी जो चल रही थी। लाइक जो है मतलब इस तरह से वायरस जो है अपनी लाइफ साइकिल में ग्रो कर रहा था, मतलब उसका जीनोम जो है, अभी हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उस लाइफ साइकिल की वजह से ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बन गया। ओके, अब ये आरएनए बना है, अब ये आरएनए की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी और डीएनए बनेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आपको पता है। आप बोलोगे डायरेक्ट ही डीएनए क्यों नहीं बना था, वो तो वैसे ही डीएनए, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगी। पहले इसकी लाइफ साइकिल में ये अपनी जब लाइफ साइकिल जो मतलब इसकी चल रही होगी तो उसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा, और फिर जो है उसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से वो डीएनए बनेगा, फिर वापस वैसे इंटीग्रेशन होगी और फिर जो है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन वो प्रोसेस होता है। मतलब पहले डीएनए से आरएनए, फिर आरएनए से डीएनए। सही ना, तो मतलब पहले लाइफ साइकिल जो इसकी मूव ऑन हुई जिसकी वजह से आरएनए बन गया, उस आरएनए को वापस से डीएनए बनाने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की इसने। ये भी आपको कंफ्यूजिंग होगा, इससे अच्छी और एग्जांपल देता हूँ। लाइक ये कह रहा है कि भाई इसने अपना इंजेक्ट किया डीएनए, इससे इसने एमआरएनए बनाया, वो एमआरएनए ने इसकी प्रोजेनी को बनाने के लिए लाइफ साइकिल प्रोसीड कराई। उस लाइफ साइकिल में वो प्रोजेनी जो बनी होगी वो कैसी बनी होगी, सिंगल स्टैंडर्ड, क्योंकि एमआरएनए सिंगल स्टैंडर्ड था। तो वो सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए की बनी हुई प्रोजेनी को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके वापस से डबल स्टैंड डीएनए बनाया, क्योंकि उसका असली होस्ट कौन सा है, वो डबल स्टैंडर्ड है। तो उस इसी वजह से हम कह रहे हैं कि भाई, और फिर वो वापस आगे जो है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इस तरह से मूव ऑन करना शुरू हो जाएगी उसकी बॉडी में। ना अब हम वायरस का पैरासाइटिक नेचर देख रहे हैं, वायरस पैरासाइटिक है या नहीं। देखो वायरस को आप कभी भी सेल तो नहीं बोल सकते। ओके, सेल में जाके रहे, सेल की एंजाइम यूज़ करे, सेल के ऑर्गेनल यूज़ करे, कुछ भी कर ले, लेकिन सेल तो नहीं है वायरस। ओके, बट लिविंग है, ये याद रखना, वायरस लिविंग है, सेल नहीं है, दोनों अलग कंसेप्ट हैं, मिक्स मत करना। ओके, और ये भी कह रहा है कि भाई ये नॉन फंक्शनल है। नॉन फंक्शनल मतलब फंक्शन नहीं कर सकता जब तक इसको होस्ट नहीं मिलता। अगर इसको होस्ट मिल जाता है तो ये फंक्शनल है। ओके, मतलब इसके पास ऑर्गेनल नहीं है, इसके पास मेटाबॉलिक मशीनरीज नहीं कर सकता ये जनरेट करता है एनर्जी, और प्रोटीन भी जो है खुद तैयार, मतलब ये नहीं कर सकता जब तक इसको कोई होस्ट की नीड ना हो, मतलब जनरेट एनर्जी ऑफ देयर ओन और टू प्रिपेयर प्रोटीन। ओके, मतलब ये वाइटल एक्टिविटीज़ जो लाइफ में होती हैं वो ये नहीं कर सकता। तो वायरस को न्यूक्लिक एसिड होता है उसके पास, जो मतलब उसके लिए एक पावरफुल जीन्स है, मतलब किसी भी सेल में जाके अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करवाना, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक बेनिफिट हो गया कि वायरस के पास जिनोम है। अगर जिनोम नहीं होता तो वायरस क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता वायरस। सही है ना, तो वायरस के पास जिनोम है जिसकी वजह से वो होस्ट के एंजाइम, ऑर्गेनल और बहुत सारी चीज़ें मतलब जो उसकी यूज़ कर सकता है होस्ट की बॉडी में। तो इसलिए ये पैरासाइटिक नेचर रखता है। अब वायरस हमारी बॉडी में अगर एंटर करा है तो वो किस तरह से स्टेजेस में काम करता है, और आप ये सोचते हो कि भाई हमारा भी इम्यून सिस्टम है तो उसको इतनी जल्दी मार क्यों नहीं पाता, क्योंकि वायरस जो है वो ऐसे ही कोई है कि भाई वो आ गया बॉडी में तो उसको किसी तरह से निकाल देंगे, या जो है WBCs खा जाएंगे इतनी जल्दी, नहीं। वायरस जो है ना बहुत तरीके का, मतलब एक तरह से अलग अलग वेज में अपने आप को सेव करने की कोशिश करता है। अभी हम देखेंगे वायरस हमारी बॉडी में सर्वाइव किस तरह करता है। लाइक ये बहुत तरह के रेजिस्ट पैदा करता है जो इम्यून सिस्टम को रोकता है। सही ना, ऐसे ही नहीं होता कि भाई वायरस जो है मतलब कोई हलवा चीज़ है ना जो आके अटैक किया और बाद में मर गया खुद ही, नहीं, इस तरह नहीं होता। वायरस जो है मतलब आपके होस्ट के इम्यून को भी ब्लॉक कर देता है, रोक देता है, किस तरह से भी हम देखेंगे। अब इसको होस्ट जो है इसका प्रोकैरियोट भी हो सकता है, यूकैरियोट भी हो सकता है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है। ओके, तो फर्स्ट काम क्या करता है, पहले ये करता है होस्ट के जीनोम जो सबसे अहम है उस पर अटैक करता है। सही है ना, उसको डिग्रेड करता है।
भाई अगर देखें तो होस्ट के सेल का जीनोम ही सबसे पहले अहम है। अगर वायरस उसके जीनोम पे अटैक करे तो अपना ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सब कुछ कर लेगा ना। तो पहले तो उसके सेल पे अटैक करेगा, सेल के अटैक करके उसके अंदर जाएगा और उसके जीनोम पे अटैक करेगा, ताकि इसको एक वे मिल जाए ताकि ये अपना प्रोसेस स्टार्ट करा सके मेटाबॉलिक। अब ये क्या करेगा, अब ये इसका तो जीनोम है, इसका खुद का वायरस के सेल का होस्ट के सेल का एक जीनोम है। पहले क्या करेगा, ये एक एंजाइम है इसके पास होता है, डीएनए सिंथेसिस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो क्या करता है, जो बैक्टीरिया के या किसी कोई भी होस्ट का डीएनए ना उसको तोड़ देगा। ओके, और अपने कंट्रोल में ले लेगा रेप्लिकेशन प्रोसेस। मतलब क्या कर रहा है, ये होस्ट के सेल में जाके उसके सेल के साथ उसके जीनोम को जो मतलब एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से डिग्रेड कर रहा है। सही है, उसके एंजाइम को डिग्रेड करके अपना प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है, ताकि जो भी इसे करवाना है वो कर सके। मतलब किसी के मुल्क में उसकी खुद की बादशाहत है ना, मुल्क किसी और का है लेकिन बादशाहत वो कर रहा है, क्योंकि उसने अटैक कर लिया है ना। अब ये हमारी बॉडी में अटैक कर चुका है और हमारी बॉडी में जो है क्या कर रहा है, रेप्लिकेशन कर रहा है, अपना जीनोम भेज दिया। इसने कहा भी मेरी प्रोजेनी बनाओ, मतलब मेरी इस मतलब वायरस अपनी न्यू नस्ल बना रहा है, अपनी एक कह सकते हैं प्रोजेनी आप इसको कहो, या नई नस्ल बनाना इसको कह सकते हैं, जो वायरस बनाएगा। किस तरह से अभी हम देखेंगे लाइफ साइकिल में। बट अभी जो है ये इसने अटैक कर दिया है और बैक्टीरिया में अभी इसने अटैक किया और जो है डीएनए को इसने डिग्रेड कर दिया फर्स्ट। एक और काम ये करता है, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देता है। देखो आपको इम्यूनिटी के बारे में अभी आई थिंक नहीं पता होगा, लेकिन इम्यूनिटी दो तरह की होती है। एक होता है इन्नेट इम्यूनिटी और एक होता है आम कह सकते हैं आप उसको एक तरह से लो एक्वायर्ड या आर्टिफिशियल। ओके, इन्नेट तो आपको जो बाय बर्थ मिलेगी, जब एक बेबी जो मतलब क्या है कि वो जब बर्थ लेता है तो उसको उसकी मदर से जो है इम्यूनिटी मिलती है, लाइक बहुत तरह की एंटीबॉडीज़। कोलेस्ट्रॉम जो मिल्क वो उसको इनटेक करता है उसमें भी बहुत तरह की एंटीबॉडीज़ होती हैं, आईजीए होता है। ओके, तो ये जो है ना उसके ये हो गई उसकी इन्नेट इम्यूनिटी। बट एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड मतलब जो उसको एनवायरनमेंट से मिलेगी, एनवायरनमेंट उससे देगा। अब ये सारी चीज़ें हम इम्यूनिटी के चैप्टर में सब डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो अभी मैं उस चैप्टर को खोलना नहीं चाह रहा। तो इन्नेट इम्यूनिटी जो बाय बर्थ मिले, तो ये क्या करता है, हमारे जो बॉडी में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम किसको बोल रहा है, इन्नेट इम्यूनिटी को, उसको ब्लॉक कर देता है ये। मतलब प्लाज्मा प्रोटीन डिटेक्शन ऑफ पैथोजन। अब ये इन्नेट इम्यूनिटी क्या कर रही है कि भाई इसमें जो है पैथोजन को डिटेक्ट करती है। तो जब वायरस एंटर करता है ना तो ये प्रोटीन बनाता है, एज वी नो दैट। जैसे एमआरएनए भेजेगा राइबोसोम के पास, वो उससे प्रोटीन बनाएंगे और वो प्रोटीन जो है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर, और क्या करेंगे, अब उस प्रोटीन से क्या होगा, वो एक्टिवेट हो जाएंगे और सिस्टम को ब्लॉक कर देंगे। देखो ये सेल में अटैक किया, सेल से ये इसका आई थिंक आप ये समझ लो कि ये डबल स्ट्रैंड वायरस है, डीएनए वायरस, जिसने सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनाया मारने, और इससे बाहर जाके प्रोटीन बनाई। अब वो प्रोटीन क्या करेंगी, वो प्रोटीन तो इसी के आरएनए से बनी है ना, इसने जो कोड भेजा होगा तो उसके हिसाब से क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा। देखो आपकी इन्नेट इम्यूनिटी वायरस ने ब्लॉक कर दी। अब आप सोचोगे हमारी इम्यूनिटी कहाँ गई, हम वीक है, नहीं, वायरस ने ब्लॉक कर रखी है। वायरस एक और काम भी करता है, इंटरफेरॉन को ब्लॉक कर देता है। अब आप इंटरफेरॉन के बारे में जानोगे क्या है इंटरफेरॉन। बहुत मतलब एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है हमारी बॉडी में। मैं अगर बात करूँ तो इसके बारे में, एक इतना इंपॉर्टेंट प्रोटीन है अगर आपकी बॉडी में देखें कि इसके ऊपर रिसर्चेस चल रही हैं अभी, कैंसर का ट्रीटमेंट इसके ज़रिए किया जा रहा है। ओके, अगर आप कोई और बुक्स में उठा के देखो लाइक फेडरल में, तो उसमें इसके बारे में दिया हुआ है, इसके बारे में मतलब कंसेप्ट दिया हुआ है कि इसको कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट प्रोटीन हमारी बॉडी में होता है। ओके, हमारे सेल में ये क्या करता है, इस सेल का इसका सबसे अहम काम जो है मैं अगर बताऊँ, ये आपकी बॉडी में सेल है। ठीक है, ग्रीन से बना देते हैं, ये एक सेल और ये दूसरा सेल। इस सेल को वायरस ने अटैक कर दिया। ओके, इस सेल पे वायरस ने इस सेल पे वायरस ने अटैक कर दिया है, तो अब ये सेल हो गया इन्फेक्टेड सेल। अब इस ये सेल क्या करेगा, ये अपने दूसरे पड़ोसी सेल को बताना चाहेगा कि भाई वायरस का अटैक हुआ है, अपनी बॉडी मतलब जो है एक तरह से अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वगैरह को मतलब कंट्रोल में मतलब एक तरह से उसको एक आप ऐसा कह सकते हो एक मैसेज दे रहा है कि भाई अपने जो मतलब सिस्टम को
कंट्रोल में रखो। ओके, तो मतलब जो है ना ये प्रोटीन इसके रिसेप्टर्स पे जाएगा, इंटरफेरोन प्रोटीन जो एज अ मैसेंजर प्रोटीन जा रहा है। ओके, कि अगर जब भी वायरल इन्फेक्टेड सेल होता है ना तो वो सिग्नल प्रोवाइड करता है पूरी बॉडी में कि भाई वायरल इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में, ताकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है मतलब इसको इंटरप्ट करें और जो है इस वायरस पे अटैक करें और उसको इस किल करें। तो ये एक तरह से मैसेंजर प्रोटीन काम देता है, इंटरफेरोन, जो रिलीज़ होता है वायरल इन्फेक्टेड सेल पे और सिग्नल इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्ड करने के लिए देता है। बट ये क्या करता है, वायरस ना इस इंटरफेरोन प्रोटीन को भी ब्लॉक कर देता है मोस्टली केसेस में। ऐसा नहीं हो सकता सारे वायरस सारे काम करेंगे, तो इस प्रोटीन को भी ब्लॉक कर देता है जिससे वायरस का इम्यून सिस्टम पे रिस्पॉन्ड भी नहीं जाता। अब आ रहा है एमएससी। एमएससी ये सारे टॉपिक्स जो है ना इम्यूनिटी के हैं, मेजर हिस्टो कॉम्पैक्टिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है, इस कॉम्प्लेक्स में आपके बॉडी में होते हैं टी हेल्पर सेल, ये इम्यूनिटी के सेल हैं। ओके, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड सेल है टी हेल्पर सेल, इसको आप टी एच सेल बोलोगे क्या। ये टी एच सेल जो है ना ये एम एच सी के ही पार्ट हैं। अब ये सेल क्या करते हैं, ये इनका वर्क होता है लाइक हेल्प करना, डिटेक्शन करना। एक तरह से वायरस जो अगर किसी सेल में फॉर एग्जांपल ये वायरस इस सेल में वायरस है तो ये इस रिसेप्टर से टी हेल्पर सेल उसको डिटेक्ट करेंगे कि भाई वायरस तो नहीं है। अगर वायरस होगा तो बाकी सेल्स जो इस वायरस को किल कर सकते हैं उनको इन्फॉर्म करेंगे, उनको एक तरह से यहाँ पे बुलाएंगे। बट ये वायरस क्या करता है, ये वायरस इसकी एक्टिविटी को ही सप्रेस कर देता है, वायरस इसकी एक्टिविटी को ही सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से वायरल कंपोनेंट डिस्प्ले, मतलब एक तरह से आप समझो इसकी डिटेक्शन डिले हो जाती है, ये डिले नहीं कर मतलब डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो ये भी काम वायरस कर रहा है, मतलब इनएक्टिवेशन ऑफ एमएससी। अब वायरस क्या करता है, बी सेल, एक तो होता है टी सेल और एक होते हैं बी सेल। पीछे पड़ा था टी एच सेल, टी हेल्पर सेल, ये बी सेल है। ओके, बी सेल भी मतलब जो इम्यूनिटी का पार्ट है। ये क्या करते हैं, ये वायरल एक्टिविटी मतलब ये पॉलीप्रेशन और डिफरेंशिएशन को इनहिबिट करते हैं। नाउ व्हाट इज पॉलीप्रेशन डिफरेंशिएशन। पॉलीप्रेशन आई नो, आई थिंक आपको पता होगा, लाइक सेल डिवीजन, आप इसको एक एग्जांपल ले सकते हो, ग्रोथ। ओके, डिफरेंशिएशन लाइक डिफरेंस आप जान सकते हो। बट ये क्या करता है, ये बी सेल के वर्क को जानना ज़्यादा अहम नहीं है, जिससे ज़्यादा ये बी सेल के एक्टिविटीज़ को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, रिड्यूस कर देता है, उसके फंक्शन को, उसके वायरल एक्टिविटीज़ को। मतलब एक तरह से ये इम्यून सिस्टम पे पूरा अटैक कर रहा है वायरस से ना, जिसकी वजह से आपका इम्यून सप्रेस होता है जब भी वायरल इन्फेक्शन होता है। और वायरस क्या करता है, जीनोम को भी अल्टर करता रहता है। आपने देखा ना भाई, अभी आ रहा है कोविड-19, फिर वायरस बोलते हैं भाई कोई मंकी पॉक्स आ गया। इस तरह से वायरस के अलग अलग वर्जन्स आ रहे हैं। आप बोलोगे इतने वर्जन्स आए कहाँ से, कौन सा ये मतलब कहाँ से आ रहे हैं। तो वायरस क्या कर रहा है, भाई फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना आया, पूरी दुनिया पहले जो है कोरोना कोरोना चिल्लाने लग गई, और अब जो है बिल्कुल सुकून, शांति, अमन। हाँ, कुछ भी आवाज़ नहीं है भाई कि कोई बोलेगा भाई ये कोरोना से मर गया, नहीं। उस वक्त बहुत डेथ आ रही थी भाई, इतने लोग कोरोना से मर गए। क्या हुआ, पहले जो न्यू न्यू रिसेंट वायरस आया तो वायरस अपना प्रोटीन चेंज करके आया था। वायरस ने अपने प्रोटीन को अपने जीनोम को म्यूटेट किया, सॉरी, अपने प्रोटीन को नहीं, अपने जीनोम को चेंज करके आया था, उसको अल्टर करके आया था। अपने जीनोम को अल्टर करता रहता है, म्यूटेट करता रहता है फ्रीक्वेंटली, बहुत जल्दी। ओके, तो अब जितनी अब वो अगर चेंज करेगा तो होस्ट की बॉडी को भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि होस्ट की बॉडी में भी वो अ, एक तरह से हम कहें तो उसके खिलाफ जो है मतलब वायरल वैक्सीन्स नहीं होंगी, तो होस्ट की बॉडी पे मतलब जो है अचानक से हैरान हो जाएगी, बोलेगी कहाँ से ये एक नई चीज़ आ गई। तो वायरस क्या है, वायरस अपने जीनोम को चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से उसके वर्जन्स हमें देखने को मिलते हैं। सही है, इसी वजह से अ, अ, पुरानी जो आप अगर अगर कोई नया वायरल इन्फेक्शन है तो आप कोई भी पुरानी ड्रग लो, पुरानी वैक्सीन लो, तो वो काम नहीं करती। इसलिए आप देखते हो ना कि भाई कोई पुराना ड्रग आप ले लो, या कोई पुरानी कोई भी ऐसी ड्रग्स ले लो ना वायरल इन्फेक्शन के मुताबिक, तो वो आपको काम नहीं करेंगी, क्योंकि वो कम इफेक्टिव होंगी। लेकिन जो उसको अभी रिसेंटली टाइम पे अगर उसके उसके लिए वैक्सीन्स बनाई जाए तो उसको हम किल कर सकते हैं, क्योंकि वायरस अपना जीनोम को अल्टर करता रहता है।
अब वायरस का एनवायरनमेंट से क्या अफेक्ट पड़ता है? क्या वायरस को एनवायरनमेंट कोई इफेक्ट नहीं देता? वायरस मजे से घूमता रहता है और एनवायरनमेंट से कुछ नहीं होता? नहीं, वायरस को भी अफेक्ट होता है। वायरस आपको पता है प्रोटीन से इसका कोड बना हुआ है, सबसे अहम चीज़। ओके, अब वायरस, अब प्रोटीन जो है ना एक ऐसी चीज़ है जो डिनेचर हो जाता है, सही ना? डिनेचर क्यों होता है? लाइक एंजाइम हमारी बॉडी में डिनेचर हो जाते हैं, आपको फीवर हो जाए, आपको भूख लगना कम हो जाती है, क्यों? क्या क्या एंजाइम डिनेचर हो जाते हैं। ओके, तो अब ये कैप्सिड क्या है? ये प्रोटीन का बना है। अगर ये प्रोटीन डिनेचर होगा तो कैप्सिड डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। ओके, तो वायरस को देखा है कि भाई अगर ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर देते हैं ना, तो उसके मतलब कोई डिफरेंस इन मतलब वो एक तरह से उसके प्रोटीन कोड जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। 60 सेल्सियस या उससे ज़्यादा अबव पे नहीं रह पाते वायरस। ओके, तो वायरस जो है मतलब अगर हमारी बॉडी में कोई वायरस रहते हैं और हमारे को अगर फीवर हो जाता है, हाँ, तो वायरस जो है ना अपना शेल्टर कहाँ बना लेता है? या फिर कोई अगर मतलब फॉर एग्जांपल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हार्श उसके लिए बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तो वो अपना शेल्टर पता है कहाँ बनाते हैं? वो फिर ऑर्गेनिक मटेरियल्स पे अपना मतलब एक शेल्टर ढूंढ लेते हैं। लाइक खून, फीसिस, सलाइवा, इन जगह पे जाके रहने लग जाते हैं। तो ये कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जो कॉन्टेजियस एयरबॉर्न होते हैं, मतलब एयर के ज़रिए फैलते हैं। लाइक इन्फ्लुएंजा, फ्लू वायरस, पता ही नहीं चला रात को से सुबह फ्लू हो गया, ये एयरबॉर्न है। कोरोना, ओके, एनवायरनमेंट में अगर आप कफ करते हो, इस छींकते हो, तो इससे क्या होता है? ये वायरस फैलते हैं माउथ टू माउथ या नोज से, नोज से ये फैलते हैं। ओके, तो ये एयरबॉर्न वायरस होते हैं। अगर कोई पूछे एयरबॉर्न वायरस, एयरबॉर्न वायरस कौन से हैं, तो वो एयर से फैल रहे हैं। कोई एक्सटर्नल मतलब उनको अनफेवरल कंडीशन मिली, वो सलाइवा मकस में जाके जो मतलब अपना शेल्टर उन्होंने बना लिया, या अगर कोई कफ करा तो कफिंग के ज़रिए हमारी बॉडी में चले गए, तो ये एयर के ज़रिए फैलते हैं। ओके, अब एयरबॉर्न वायरस जो है ना वो ह्यूमिडिटी से भी रिलेटिव होते होंगे। ओके, व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी आपको पता होगा। इतना समझ लो अभी इसके लिए कि एनवायरनमेंट में जो नमी होती है, ओके, नमी, यस, लाइक वाटर वेपर्स का प्रेजेंट होना एनवायरनमेंट में। तो अगर वायरस के सर्वाइवल एक्सटर्नल कंडीशन में अगर हम देखें, अगर एक्सटर्नल कंडीशन में रह रहा है तो उसे बगैर होस्ट के डिपेंड अपॉन, अब वो होस्ट पे तो अगर नहीं रह रहा तो वो ह्यूमिडिटी के रिलेटिव होगा, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर वाटर वेपर ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, तो अगर वायरस भी दो तरह के होंगे, एक लिपिड एनवेलप्ड, एक एनवेलप्ड और एक नॉन लिपिड एनवेलप्ड। तो ये एक में लिपिड का एनवेलप, एक नॉन लिपिड है। जो लिपिड एनवेलप्ड वाले होते हैं ना, वो तो आप समझो कि सरवाइव एक तरह से कहो नहीं कर पाते, लेकिन जो नॉन एनवेलप्ड वाले वो सरवाइव कर जाते हैं। देखो, एनवेलप्ड वायरस जो है ना, इन्फ्लुएंजा, कोरोना, ये सरवाइव कर पाते हैं 20 से 30% इम्यूनिटी, बस। अगर इम्यूनिटी है तो 20 से 30%। बट जो बगैर एनवेलप के लाइक एडिनो वायरस, रीनो वायरस, ये हायर इम्यूनिटी, लाइक 70 से 90% की भी इम्यूनिटी होगी ना, उसमें भी प्रेजेंट होंगे ये। अब आपको जैसा पता है कि भाई यूवी रेस क्या करती हैं? यूवी रेस जो हैं एक मेजर कॉज है जिससे वायरल डिके होता है। ओके, और जो है वायरल होस्ट, जो फोटोसिंथेटिक वायरल होस्ट होते हैं उनको भी अफेक्ट होता है, ठीक है ना? तो मतलब उसको लाइट से भी अफेक्ट होता है वायरस को। पीएच, वायरस के लिए अगर ऑप्टिमम पीएच पूछो तो वायरस भी एक फेवरेबल पीएच पे रहता है, लाइक 6.5 से के अराउंड। अगर इससे हाई वैल्यू पूछो तो 7.2 या 8.2, बस। अगर 5.5 और 5 पे पहुँचो पूछो तो ये एसिडिक नेचर हो जाती है, वो तो अल्कलाइन है, या एसिडिक है, इस पे वायरस डैमेज हो जाता है। ओके, तो लिपिड जो है विल्नरेबल एंड हार्डलाइज। ओके, मतलब वायरस जो है एसिडिक पीएच पे नहीं रह पा रहा, तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई वायरस जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करता है ऐसे एनवायरनमेंट, लाइक जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, डिटर्जेंट, सनराइजर्स। ओके, जिसकी वजह से वायरस डिजनरेट हो जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट नॉन एनवेलप्ड वायरस मे नॉट डिस्ट्रॉयड बट देयर रेप्लिकेशन एबिलिटी आर अफेक्टेड। मतलब जो नॉन एनवेलप्ड होते हैं ना, तो वो जो है ना वो सैनिटाइजर डिटर्जेंट से मरते नहीं है, लेकिन उनका रेप्लिकेशन जो जिससे वो रेप्लिकेट कर रहे हैं उससे अफेक्ट हो जाते हैं, सही ना, उनकी वो एबिलिटी अफेक्ट हो जाती है ना। अब हम आ रहे हैं वायरस की टाइप और उनका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। दो तरह के वायरस हमें पढ़ने हैं अभी, बैक्टीरियोफाग और
टोबैको मोज़ाइक, ओके। और एक और है जो HIV है, जिसमें हम एड्स नाम की डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो बैक्टीरियोफाग अगर देखूँ तो बैक्टीरिया ईटर, बहुत आसान सी डेफिनेशन, अगर किसी को याद ना हो तो बस बैक्टीरिया ईटर, बैक्टीरिया के वायरस, बैक्टीरिया को खाने वाले वायरस है ना। ये बैक्टीरिया फाग जो है ऐसे ग्रुप से मतलब वायरस से रिलेट करते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। वायरस बैक्टीरिया को किल करते हैं, क्योंकि कर सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया बड़ा होता है, वायरस बहुत छोटे हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। तो ये जो है मतलब ऑन द बेसिस ऑफ उनके शेप पे देखा जाता है। अलग अलग शेप्स के वायरस होते हैं बैक्टीरिया फाग। एक टी फैग है, टी फैग जिसमें क्या होता है, टेल फाइबर होती है। एक लैम्डा फैग होता है जिसमें टेल फाइबर मतलब उनके टेल ही नहीं होती, ओके। और एक होता है एनवलप्ड और नॉन एनवलप्ड, मतलब अब इनकी ये टाइप्स बता रहा है बैक्टीरियोफाग। अब अगर हम देखें तो उसका स्ट्रक्चर हमें देखना है, जिसमें तीन मेजर स्ट्रक्चर हैं उसके। मतलब एक तो उसका हेड मिलेगा आपको, ओके। एक उसकी टेल मिलेगी और एक उसका बेस प्लेट मिलेगा। इस तरह समझ नहीं आएगा, इमेज पे आओ। यस, ये है इसका हेड, ये इसकी आपको दिख रही है टेल, ओके। टेल कहोगे आप इसको। और ये इसके टेल फाइबर है। और ये नीचे ये गोल सा दिख रहा है ना, इसको कहते हैं बेस प्लेट। यस। तो अब हम इसके बारे में पहले हेड के बारे में पढ़ते हैं और फिर पेज टेल के बारे में पढ़ेंगे। तो हेड देखें तो हेड 3D है, आपको दिख 3D सा दिख रहा है, ओके। और पॉलीहेड्रल है, हेड्रल शेप तो है बट पॉली है, ओके। मेनी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोटीन यूनिट, कैप्सोमर से बनता है। जैसे हमें पता है सिंपली प्रोटीन जो एक यूनिट है जिसको कैप्सोमर कहते हैं, उसी से ही कैप्सिड बनता है, लेयर जो मतलब आउटर प्रोटीन कोट बनेगा, ओके। मतलब पूरा ज्योमेट्रिकल मैनर में आइसोहेड्रल स्ट्रक्चर में बनेगा। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर DNA होगा बैक्टीरिया का, पाक का, ठीक है ना, जो उसके हेड रीजन में प्रेजेंट होगा। तो आप पूछो जिनोम कहाँ प्रेजेंट है, DNA जो है जो एज ए न्यूक्लिक एसिड हेड वाले रीजन में प्रेजेंट है, ओके। अब आते हैं इसकी टेल के बारे में। तो पहले तो देख लो, ये इसकी कॉलर है, ओके, कॉलर। और ये इनको हम कहते हैं विस्कर। ये लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, कहीं यहाँ पे कहीं लिखा हो, बट इनको हम कहते हैं विस्कर, ओके। लाओ मैं इसकी डेप में स्पेलिंग लिख देता हूँ। थिंग WHISKERS, ओह सॉरी, आई थिंक दिस सही है। तो ये विस्कर इसके जो है ये आपको दिख रहे हैं, ये कॉलर के पास से जो है स्पाइक्स जैसी चीज़ निकल रही है, ये एक तरह से धागे नुमा, ये विस्कर है, ओके। और ये इसका शीट वाला हिस्सा है, ये आउटर जो इसका शीट वाला हिस्सा है, ओके। इसको हम शीट वाला हिस्सा कहते हैं। और ये लाइक इसको आप जो ऐसा हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये जिस पे ऊपर से उभरा हुआ है, ये ऊपर ऊपर जो गोल गोल सा दिख रहा है, इसको शीट कहेंगे। इसके अंदर एक होलो ट्यूब होती है जिसको कहते हैं टेल ट्यूब, ओके। इसको टेल ट्यूब कहते हैं। उस इस टेल के शीट के अंदर होती है टेल ट्यूब, जिसके अंदर से यहाँ से जीनोम निकलेगा। और यहाँ बेस प्लेट, इसको हम कहते हैं बेस प्लेट, जिसमें स्पाइक्स लगे होते हैं जो सेल के अंदर इंजेक्ट करने का काम देते हैं। और ये बेस प्लेट से हम जो है मतलब स्पाइक्स इन स्पाइक्स यहाँ इसके अंदर स्पेस प्लेट से जो है जीनोम एंटर करता है सेल के अंदर। और ये इसके टेल फाइबर हैं जो उसको एक तरह से स्टेबिलिटी दे रहे हैं। तो आपको ये पता चला भाई कि इसकी कॉलर है, कॉलर वाला रीजन है जिसमें टेल ट्यूब भी इसमें पाया जाता है, एक रीजन जो इनर है और एक आउटर रीजन है जो कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ है। इनसाइड जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल ट्यूब है वो मतलब अंदर वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बट बाहर वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आउटर शील्ड ड्राइव इन इनर ट्यूब टू क्रिएटेड DNA डिलीवरी। अब ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रही है, ताकि ये DNA को बहुत ही ईजिली डिलीवर किया जा सके होस्ट के सेल में। लाइक यूँ करके फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है, इस पे बैक्टीरियोफाग आ गए बैठा और इस पे अपना DNA डिलीवर करने आया है ना। तो ये पहले आएगा, इस पे अपना बेस प्लेट रखेगा, बेस प्लेट से स्पाइक्स को एंटर करेगा, जिससे वो उसके मतलब जो है एक तरह से स्पाइक्स एंटर करेंगे अंदर, जिससे DNA को एंटर करा जा सकता है अंदर, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर। लाइक बेस प्लेट के बारे में भी दिया हुआ है जो लुक डाइस्कॉडल शेप है, डाइस्कॉडल बेस प्लेट लोकेटेड, ओके। अब इसमें जो है इसके टेल फाइबर होती है। टेल फाइबर आपको आप टेल फाइबर आप इसको ऐसा समझो इसके पाँव हो, बैक्टीरिया के वो बैक्टीरिया फाग के पाँव। देखो ये इसके पाँव हैं, कितने होंगे, 6 से नंबर है, याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है। स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट करते हैं होस्ट के साथ ताकि उसमें जो है अपना
जीनोम एंटर करवा सकें, सही है। बेस प्लेट में लाइक प्रोटीनियस रेटेक्टाइल पिन्स होती हैं, जिनको हम पिन्स कहते हैं या आप इनको स्पाइक्स कह सकते हो। ये पिन्स एंटर करती हैं और वो पेनिट्रेट करती हैं होस्ट को। और वो किससे एंटर करेंगी, मतलब किससे पेनिट्रेट करेंगी। पेनिट्रेट करने के लिए भी कोई कोई इस तरह का एंजाइम होगा जो उसे ब्रेक डाउन करेगा, तो वो लाइजोजाइम है। ओके, उस पर लाइजोजाइम प्रेजेंट होता है, वो ये काम करता है जो बेस प्लेट पे प्रेजेंट होता है, ताकि पेग में इनसाइड सेल के अंदर इनसाइड इंजेक्ट किया जा सके। आफ्टर दैट अब रह गया टीएमवी, टोबैको मोज़ाइक वायरस। इसके बारे में थोड़ा सिंपल से बात की गई है, जो टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ करता है, लाइक ये देख लो आप। और ये किसका बना होता है, ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। मतलब ये आप किस तरह शेप का दिखेगा, ये आपको इस तरह से सिंगल दिखेगा। ओके, बट ये सिंगल जो है ना, इस तरह कॉयल स्ट्रक्चर में बना हुआ है, ये इस तरह कॉयल में बना हुआ है अंदर, वो ना। सिंगल स्टैंड आरएनए जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड बाय प्रोटीन कॉल्ड कैप्सिड। अब ये कैप्सोमर यूनिट्स इसके चारों तरफ लगे हुए हैं, बनानाज नहीं है, ये नहीं बनाना समझ जाओ क्या है, ये कैप्सोमर यूनिट्स हैं। और ये कैप्सिड लेयर बना रहे हैं वायरस के चारों तरफ। और मतलब कितने, मतलब ये 2130 के सब यूनिट्स के करीब होंगे कैप्सोमर। अब ये फिक्स कोई नंबर नहीं है, लेकिन इसने बताया एस्टिमेटेड होंगे। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि 150 अमीनो एसिड अरेंज हो रहे हैं एक 130 टन में पर रोड। एक रोड पे 150 अमीनो एसिड अरेंज हो रहे हैं। ओके, कैप्सोमर। नो आ रहा है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफैग। वायरस की लाइफ साइकिल बता रहा है बैक्टीरियोफैग की। ओके, अब किस तरह से लाइफ साइकिल है, अब हमें ये देखना है। लाइफ साइकिल दो तरह की होती है, एक लाइटिक और एक लाइसोजेनिक। ओके, लाइटिक जो है ना, वो ऐसी साइकिल है जिसमें बैक्टीरिया अटैक करता है वायरस पे। तो लाइसोजेनिक में नहीं करता, लाइसोजेनिक में वो उसकी बॉडी में रह रहा होता है। मतलब एक तरह समझो, उसकी पूरी पूरी बॉडी उस बैक्टीरिया के कब्जे, उस वायरस के कब्जे में। बट जैसे ही उसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ना, तो उसकी पूरी बॉडी का काम उतारना वो फिर वायरस का काम है। ओके, मतलब पूरी बॉडी उसके कंट्रोल में आ जाती है। अभी हम लाइसोजेनिक भी देखेंगे। ओके, तो इट रेप्लिकेट इनसाइड। अब लाइटिक साइकिल में क्या होता है, वायरस जो है होस्ट सेल में रह रहा है। ओके, और उसके सेल को प्लाज्मोलाइसिस करके यहाँ से बाहर जाता है। ओके, रिलीज आउट होता है और न्यू प्रोजेनी बनती है और उसको इन्फेक्ट करता है। ये लाइटिक साइकिल है, अभी हम देखेंगे। लाइक पहले जो है, इसने बैक्टीरियोफेज ने अपना डीएनए इसमें इंजेक्ट किया होस्ट सेल में। ओके, पेनिट्रेट हुआ, अटैचमेंट हुई। अब ये अटैचमेंट होकर इसने अपना डीएनए इंजेक्ट कर दिया। वो जो है पेनिट्रेशन कर, मतलब इसने पेनिट्रेशन करी, सॉरी अभी तो पेनिट्रेशन ही नहीं की, मैंने इंजेक्ट करवा दिया था। मतलब यहाँ पे इस पे आगे इसके साथ सरफेस पे अटैच हुआ, फिर उसको पेनिट्रेट किया। पेनिट्रेट करके उसके अंदर अपना डीएनए, फैग ने अपना डीएनए एंटर करवाया। अब ये फैग का डीएनए तो इसके पास है ही नहीं, तो इसको मैं क्या होस्ट बोलूँगा, नहीं इसको मैं वायरस बोलूँगा। अब ये वायरस नहीं, अब ये बन गया घोस्ट। यस, व्हाट इज घोस्ट, 1 मिनट यहाँ लिखते हैं, ये बन गया घोस्ट। होस्ट से क्या बन गया, गो मतलब वो बैक्टीरिया, वो वायरस से क्या बन गया, घोस्ट। और ये एंटर करवा दिया इसने अपना डीएनए होस्ट में। मतलब ये एक तरह से डेड हो गया, कुछ बचा ही नहीं इसमें। अब ये क्या करेगा, ये अंदर जाके रेप्लिकेट करेगा, मतलब इसकी जनरेशन बनेगी। जिस तरह मैंने बताया था कि भाई वो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करेगा और जो है प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा, और अलग अलग प्रोसेस होंगे, मतलब प्रोटीन भी बनती रहेगी पैक की। और बायोसिंथेसिस हो रही है। अब ये कैप्सिड कवरिंग हेड बन रहा है, अंदर टेल बन रही है, टेल फाइबर सब बन गई। अब उन सब की मैचुरेशन, मतलब उन सबको असेंबल करेगा, उन सबको सेट करेगा, भाई हेड के साथ टेल जोड़नी है और जो है उसके साथ बेस प्लेट जोड़नी है, जिस तरह स्ट्रक्चर था। स्ट्रक्चर जोड़ के अब बोलेगा अब ये सेल का काम खत्म हुआ, और जो है लाइसोजाइम रिलीज करेगा। लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो रप्चर करता है। ओके, मतलब तोड़ता है, वो उसकी मेम्ब्रेन को तोड़ेगा और ये उसकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ओके, तो मतलब ये आपको स्टेप दिए हुए, भाई पहले पैग अटैचमेंट करेगा। अटैचमेंट होगी जो एक रिवर्सिबल अटैचमेंट होगी, मतलब अगर चाहे तो अभी मतलब इतना ज़्यादा अटैच नहीं हुआ है, उससे वापस दूर भी जा सकता है, तो ये इसलिए रिवर्सिबल कह रहा है। बट अभी ये रिसेप्टर्स जो हैं इनके आपस में मिल चुके होंगे, स्पेसिफिक जो है, मतलब अभी ये इंटरेक्ट करेंगे रिसेप्टर्स। फिर जिनोम पेनिट्रेशन होगी, वो अपनी जो स्पाइक्स हैं कॉन्टेक्टाइल टेल शीट पिंस को उसमें अटैक करेगा, जिससे अपना डीएनए उसमें ट्रांसफ़र कर देगा और बन जाएगा घोस्ट।
और वो घोस्ट जो है वो डायरेक्ट अपना डीएनए कर देगा। फिर वो डीएनए से मतलब जो है फेक प्रोड्यूस प्रोटीन करेगा, न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन बनाएगा और कॉपीज़ बनाएगा मतलब उस होस्ट की बॉडी में अपनी, मतलब हेड बनाएगा, टेल फाइबर, मतलब डॉटर पैक्स की सारी चीज़ों को बना लेगा। फिर उनको असेंबलिंग करेगा। असेंबलिंग करने के बाद उनकी मैचुरेशन मतलब कंपोनेंट मैचुरेशन में उनको असेंबलिंग करेगा उनके कंपोनेंट्स को, न्यू फैग क्रिएट हो जाएगा, डीएनए भी उसका क्रिएट हो जाएगा। ओके, उन्हें हम विलियम्स बोलेंगे। और फिर जो है लाइसोजाइम एंजाइम के ज़रिए 100 से 200 फेक प्रोजेनी मतलब उसकी एक न्यू नस्ल जो है तैयार हो गई है, जिसको वो अब वो उस सेल को लाइसिस करके बाहर निकलेंगी। ठीक है, और दूसरे और किसी बैक्टीरियम को अटैक करेगी। तो ये पूरी बैक्टीरियोफाग की लाइफ थी। ओके, किसकी थी? बैक्टीरियोफाग। इसी तरह हमारी बॉडी में भी किया जाता है। ओके, लाइक दिस लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, बैक्टीरियोफेज जो है ना वो किल नहीं करता बैक्टीरिया को। किल नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है? देखो, वो होस्ट बैक्टीरिया में रह रहा है और प्रोफेज बना रखा है। प्रोफेज क्या है अभी हम देखेंगे, याद रखना वर्ड। प्रोफेज बनाया हुआ है इसने। और प्रोफेज जो है मतलब उस प्रोफेज को बना के उसकी बॉडी में सप्लाई वो सर्वाइव कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, नॉर्मली सब कुछ चल रहा है उसकी बॉडी पे, मतलब अपना रिप्रोडक्शन बढ़ाता जा रहा है। ओके, प्रोफेग के ज़रिए ट्रांसफ़र करता जा रहा है नेक्स्ट प्रोजेनी में बैक्टीरिया, बगैर कोई इंटरफेरेंस, कोई तंग नहीं कर रहा उसको। ओके, और जब उसको कोई अनफेवरेबल कंडीशन मिल गई तो वो लाइसोजेनिक से लाइटिक में हो जाएगा। और आपको पता है लाइटिक साइकिल में किस तरह से वो तोड़ते हुए उसकी बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो मतलब अगर कोई लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल है तो वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो अभी तो पता नहीं चला, लेकिन बाद में जब वो अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो उसकी पूरी बॉडी को ख़त्म कर देते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक अब अब ऐसे जो एंजाइम वो वायरस होते हैं जो लाइसोजेनिक से लाइटिक पे जाते हैं, उनको हम टेम्परेट कहते हैं। ओके, टेम्परेट वर्ड याद रखना, ज़रूरी नहीं है इसके लिए। इसके साथ प्रोफेक बना के रहते हैं वैसे ज़्यादातर, और उसी में अपना बेनिफिट रखते हैं ज़्यादातर। लेकिन अगर ये लाइटिक में स्विच करते हैं तो वो टेम्परेट है। क्या होगा? देखो, स्टार्ट करते हैं सेकंड पे। भाई वायरस की बॉडी में एंट्री की, इंजेक्ट किया, उसके साथ इंटीग्रेशन कर ली, फिर इस तरह से अलग अलग दो होस्ट रेप्लिकेट करे वायरल, और इस तरह से बहुत डिवीजन्स हुई। ओके, डिवीजन्स होती रही। ये जो डिवीजन्स हुई उसके बाद जो ये स्ट्रक्चर बना ना, इसको हम कहते हैं प्रोफेग। ओके, ये प्रोफेग बना के रहता है। अब ये सेल एंटर बैक इनटू लाइटिक साइकिल, अगर ये चाहे तो लाइटिक साइकिल में एंटर कर सकता है अपने एग्जाम्पल्स करके, और लाइसिस कर सकता है और रिलीज हो सकता है। ठीक है ना? तो ये लाइसोजेनिक साइकिल है और एक वो थी लाइटिक साइकिल। क्या स्टेप्स हैं भाई? पहले बॉडी में जाएगा, इंजेक्ट होगा, अटैचमेंट होने के बाद वही सेम प्रोसेस अगर होगा, लाइटिक साइकिल, लाइटिक फेज। फिर फेक क्या करेगा, होस्ट के डीएनए के साथ इन वो एक तरह से हम उनको कह सकते हैं इंटीग्रेशन करेगा और प्रोफेग बनाएगा, और वायरल रेप्लिकेट करेगा बैक्टीरियल डीएनए के साथ डिवीजन में, और बगैर उसे अफेक्ट किए उसे बिल्कुल काम रखता है। ओके, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। और फोर्थ स्टेप पे क्या करेगा, थोड़ी सी भी अनफेवरेबल कंडीशन मिली, टेम्परेट की तरह लाइटिक साइकिल में स्विच हो जाएगा और उस होस्ट का काम खराब, मतलब होस्ट ख़त्म, उसको किल कर देगा, उसमें से बाहर आ जाएगा। एंजाइम कौन सा रिलीज करेगा उधर? वो लाइसोजाइम। ओके, तो द फेक लाइसिस यानी कि पेनेट्रिकल रेडिएशन केमिकल। अब ये जो अनफेवरेबल कंडीशन है ये बता रहा है कि भाई कोई रेडिएशन हुई, उसने उसको ट्रिगर कर दिया, कोई केमिकल स्टिमुलेट ने उसे ट्रिगर कर दिया, या कोई एंजाइम जिसने उसके डीएनए को कट करा, इंटीग्रेट, कट डाउन इंटीग्रेटेड वायरल डीएनए। ओके, तो उसकी वजह से वो लाइसोजेनिक से लाइटिक स्टेज में टर्न कर जाता है। ओके, और न्यू प्रोफैग बना लेता है अचानक से। अब बैक्टीरियोफेज का काम क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो हम आई थिंक आपने 10 में भी पढ़ा होगा, 10 का लास्ट चैप्टर, लास्ट है, यस लास्ट चैप्टर है, लास्ट या सेकंड लास्ट। और 12 का भी आप तकरीबन लास्ट के करीब ही कोई एक चैप्टर होगा जिसमें आप पढ़ोगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। चैप्टर बहुत अच्छा है। तो इसमें आप जो है पढ़ते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग में, लाइक जीन के एक्शंस आप पढ़ोगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें। तो बैक्टीरियोफेज का क्या रोल है इसके में, हम वो देखेंगे। तो भाई बैक्टीरियोफेज अर्थ पर अबंडेंटली पाया जाता है। ओके, जितना बैक्टीरिया अबंडेंटली है उससे कम ले लो, लेकिन बैक्टीरियोफेज भी अबंडेंटली है। और ये किस लिए यूज़ किया जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में एज अ वेक्टर। वेक्टर क्या करता है? लाइक मुझे इस बॉडी के अंदर ये डीएनए, सॉरी,
ये डीएनए ट्रांसफ़र कराना है। मैं क्या करूँगा, मैं बैक्टीरियोफेज के अंदर रखा और कहा भाई जा, ये वेक्टर जो है एक तरह से कोई व्हीकल की तरह जाएगा और उसकी बॉडी में ये इंजेक्ट कर देगा। समझ में आया? एक इजी वे में समझाने की कोशिश की है। वैसे इतना आसान नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन आप इसको समझने के लिए इस तरह ले सकते हो क्या ना। तो मतलब एज अ वेक्टर, मतलब किसी भी कहें तो एक बॉडी से जीन को ट्रांसफ़र कराना दूसरी सेल में, तो ये हमारे को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिल जाता है किसी का, किसी बॉडी का जीन किसी और बॉडी के जीन में डालने से क्या वेरिएशंस आती हैं ये हमें पता चल जाता है। और इससे हम जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी ट्रीट करते हैं बैक्टीरियोफेज से। ओके, मतलब जो पैथोजेनिक इफेक्ट बैक्टीरिया का होता है हमारी बॉडी में, अगर हम चाहें तो बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया को किल भी कर सकते हैं। एज अ जीनोम वेपन है इसके लिए, बैक्टीरिया के लिए, तो सही है ना। पेट के पास कुछ ऐसे एंटीजेंस होते हैं जिसकी वजह से वो क्या करता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और पैथोजन को डिस्ट्रॉय करता है हमारी बॉडी में। देखो कितना अहम रोल है। आप बोलो वायरस का कोई रोल ही नहीं है। बैक्टीरियोफेज का देखो, अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो क्या करेगा, अगर देखें तो होस्ट को हार्म नहीं करेगा। अगर माइक्रोस्कोप माइक्रोब एंड सेल की बॉडी मतलब क्या कर रहा है, ये उसकी बॉडी में इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है, जैसे वायरल डीएक्टिवेट कर रहा था उसकी बॉडी के इम्यून को एक्टिवेट कर रहा है और पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, लाइक अगर कोई बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर रहा है तो। अब आ गया हमारा लास्ट वायरस, एचआईवी, जो कौन सी डिजीज़ कर रहा है, एड्स, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो एड्स करता है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मैंने आपको बताया था, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के मतलब रिलेटेड होता है ये वायरस। और ये एचआईवी वायरस है जो एड्स करता है वायरस। ये एड्स बीमारी आपने सुना होगा, 1981 को कैलिफोर्निया में इसको जो है रिपोर्टेड किया गया, इसके बारे में जाना गया। आई थिंक 2019 में 45 35 मिलियन, ओके 35 मिलियन डेथ हुई है। ओके, कितनी होगी, 35 मिलियन, जिसमें से 5% चाइल्ड हैं और वो भी 15 ईयर के। ओके, तो इससे हमें इतना तो पता चल रहा है कि आई थिंक ये कांटेक्ट से फैलता होगा। ओके, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, इसको रेट्रोवायरस एक ग्रुप है उससे ये बिलोंग करता है, याद रख लेना। और प्रोसेस कौन सा कर रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो अभी तक भूल गए, मतलब लेक्चर के पीछे जाओ और जाके देखो कि कहाँ पे ये था। ओके, और इसका साइज़ जो है आरबीसी से कितना टाइम छोटा है, 60 टाइम छोटा है। इतना छोटा, आप देखो एक आरबीसी सेल अगर इतना है तो ये इतना होगा, ठीक, या इतना होगा बस, 60 टाइम छोटा, और ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा बढ़ने से 60 टाइम छोटा। ओके, और स्फेरिकल स्ट्रक्चर, स्फेरिकल भी आपको मैंने दिखाया थी शेप। और 2 आरएनए रखता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, आरएनए नहीं है, 2 अलग अलग आरएनए के मॉलिक्यूल रख रहा है ये, समझ गए। वो एक आरएनए का मॉलिक्यूल, दूसरे आरएनए का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं आगे। इस पे कुछ प्रोटीन्स भी पाए जाएंगे, GP120 डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन, GP41 ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन एज रिसेप्टर्स। ओके, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए इसको हेल्प करेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बताया था, वापस नहीं बताऊंगा। ओके, कि जिसमें डीएनए से वापस आरएनए बनता है। ओके, इतना तो आपको पता है, ओ सॉरी, आरएनए से डीएनए बनता है। ओके, अब इसमें 9 जीन्स का एक कोड बनता है जिसको कैप्सिड कहते हैं। ये देखो 9 जीन्स का एक कोड बन रहा है, इसको कैप्सिड कहेंगे। ये एनवेलप्ड है, प्रोटीन फॉर्म इन्फेक्ट एबिलिटी टू इन्फेक्ट द होस्ट। अब एचआईवी एनवेलप्ड होता है, आपको एनवेलप दिख रहा है, आप खुद बता सकते हो। और इस पे जो है 2 लेयर ऑफ लिपिड्स है, जो इसमें स्पाइक्स भी पाए जा रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन के। एक, ये देखो 2 लेयर्स हैं ग्लाइको लिपिड्स की, और उन पे स्पाइक्स पाए जा रहे हैं बहुत सारे, लेकिन 2 तरह के स्पाइक्स यहाँ पे बताएं। जो जिससे क्या होता है, जिससे वायरस जो है ना अपने टारगेट को पकड़ पाता है। भाई एड्स को पता कैसे चलेगा कि भाई मेरा होस्ट कौन सा है, अपना होस्ट को सेलेक्ट करना, उसके लिए वायरस के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, वो अपने टारगेट सेल को अटैक कर पाता है, उस पर स्टक हो पाता है, उसके बॉडी में एंटर कर पाता है, उस अपना जिनोम उसकी बॉडी में एंटर करता है। अच्छा, इसके पास जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एबिलिटी है, मतलब ये डीएनए से डीएनए बना सकते हैं अपने आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके, और उसको इंटीग्रेट कर सकता है। ओके, इंटीग्रेशन के जरिए, इंटीग्रेशन साइन के जरिए, मतलब डीएनए इज यूज्ड फॉर्मर इज यूज्ड फॉर
मतलब उसको होस्ट बॉडी में और भी मतलब जो है एंजाइम्स के ज़रिए अपने मतलब जो है डीएनए आरएनए को फॉर्म करता है। अब इसकी लाइफ साइकिल देखनी है। लाइफ साइकिल में आपको 7 स्टेप पता होना चाहिए। पहले ये क्या करेगा, ये होस्ट पे अपना रिसेप्टर्स को मैच करेगा, मतलब जिसको मतलब उससे रिसेप्टर्स इसके लिंक करेंगे। फिर जो है बाइंडिंग होगी, अगर इसका रिसेप्टर मिल गया तो ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर से फिर बाइंडिंग हो जाएगी इस तरह से, फिर उसमें एंटर करेगा, अपना सारा मटेरियल उसमें दे देगा, फ्यूजन कर देगा। फ्यूजन करने के बाद आपको पता है भाई ये आरएनए है, तो पहले जाएगा डीएनए में, डीएनए बनेगा और अंदर जाके उसके डीएनए के साथ इंटीग्रेशन कर देगा। सारे प्रोसेस अगर आपने पीछे सही देखे होंगे आपको भी समझ में आ रहे होंगे। फिर रेप्लिकेशन करेगा और फिर असेंबलिंग करके और फिर आगे अगली मतलब जो जनरेशन की बर्डिंग करेगा। ओके, लाइक अटैचमेंट, पहले अटैच करेगा, किस पे करेगा, टी लिम्फोसाइट सेल पे, क्योंकि उसके पास स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं टी लिम्फोसाइट के, ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स। इसकी वजह से एचआईवी सिर्फ टी सेल्स को जो है अलाउ करता है। उनके साथ फिर फ्यूजन करेगा, उनमें अपना आरएनए को इंजेक्ट करेगा और फिर जो है आरएनए से डीएनए बनाएगा और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के ज़रिए। ओके, और फिर जो है वो अपने जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए बनाया उसको होस्ट के डीएनए के साथ मिक्स करेगा, मतलब इंटीग्रेशन करेगा, इंटीग्रेट करेगा। और इस डीएनए को हम बोलेंगे प्रोवायरस। सही है, ये जो डीएनए बना है उसको हम कहेंगे प्रोवायरस। और वो इनएक्टिव होगा सेवरल ईयर तक। ओके, अगर मैं बात करूँ एड्स जैसी बीमारी है जो सेवरल ईयर तक पता नहीं चलती, मतलब अगर आपकी बॉडी में एंटर होगी तो कुछ दिन के लिए आपको जो है फीवर आएगा, हेडेक होगा, छोटी मोटी मतलब जो है मतलब जैसे आम सा फ्लू होता है ना, पता ही नहीं चलता। कुछ को जो है जो उनका ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड, वो एनलार्ज हो जाता है। बट कुछ बॉडीज़ में ऐसा होता ही नहीं, कुछ ह्यूमन मतलब कुछ लोगों की बॉडी में ये भी नहीं होता, बस थोड़ा सा इस तरह से फ्लू टाइप लगेगा। फिर 10 ईयर, एक तरह से 20 ईयर, इस तरह से वो बहुत सारे ईयर्स के लिए इनएक्टिव हो जाएगा। अब किसी को पता चलेगा उसकी बॉडी में एंजाइम है, वो सॉरी वायरस है, क्योंकि हम तो वैसे भी बिल्कुल अपनी बॉडी की केयर नहीं करते हैं ना, कोई टेस्ट नहीं, कोई चेकअप नहीं, तो उससे पता भी नहीं चलता। अब इतने ईयर्स तक आप बोलो बॉडी में कर क्या रहा है, तो आपको ये पता लाइसोजेनिक साइकिल जो हमने पढ़ी थी वो हमने इसी वजह से पढ़ी थी कि वो इतने ईयर तक रहता है, जैसे ही उसे टाइम मिलता है तो वो लाइसोजेनिक से लाइटिक में कन्वर्ट हो जाता है। बस लाइसोजेनिक में लाइटिक में कन्वर्ट हुआ, फिर उसके पूरा, अब देखो किसको इफेक्ट कर रहा है, टी लिम्फोसाइट को, उसकी इम्यूनिटी को, मतलब उसकी पूरी इम्यूनिटी इसके हाथ में आ जाएगी 10 साल के बाद। ओके, अब क्या होगा, अब सिर्फ बची इस ह्यूमन की डेथ है। ओके, अब अगर 10 साल बाद अगर उसको पता चलता है कि मुझे एड्स है, क्योंकि फिर उसके बाद उसको ऐसी ऐसी बीमारियाँ होंगी, टीबी और मतलब ऐसी ऐसी बीमारियाँ हो जाएंगी, उसके बाद फिर ह्यूमन के बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओके, तो अगर इंसान को पहले पता चल जाता है तो कुछ नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ कॉपीज़ बनाएगा, मतलब न्यू कॉपीज़ ऑफ एचआईवी, बट बाद में जो है आपको पता ही है, फिर जो है वो अपना डीएनए इंटीग्रेट कर लेगा और उससे एमआरएनए प्रोसेस बनाएगा और वायरल प्रोटीन बनना शुरू हो जाएंगे होस्ट की बॉडी में आरएनए पॉलीमरेज से। और जो है उसकी कॉपीज़ बनेंगी एचआईवी की बहुत सारी, मतलब एक लॉन्ग चेन ऑफ एचआईवी प्रोटीन बनेगी और मतलब उसकी एक तरह से न्यू प्रोजेनी बनना स्टार्ट हो गई है। ट्रांसक्रिप्शन होगी, अब एक टाइम आएगा असेंबलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। जब वो असेंबलिंग कर लेगा तो उनको क्या करेगा, उनकी मतलब बॉडी को असेंबल करेगा स्मॉल फ्रेगमेंट में। और फिर अब उसके जो टी लिम्फोसाइट सेल हैं उनको लाइसिस करेगा और उसमें से निकलेगा ओके न्यू प्रोजेनी वायरस की, और जो कनेक्ट विद द सेल मेम्ब्रेन, और जो स्मॉल प्रोजेक्शन जो है इन्फेक्ट करेगी और बर्ड के फॉर्म में जो है बाहर निकलेगा। ओके, सेल से, मेम्ब्रेन से, तो उससे जो है क्या सेल को इन्फेक्ट होगा, दूसरे सेल्स को भी इन्फेक्ट होगा और कितने सारे लार्ज अमाउंट ऑफ सेल इन्फेक्ट होंगे बॉडी के, इससे रिलीज होगा। तो वायरस की स्पेसिफिसिटी के बारे में बात करें तो एचआईवी जो है, मैंने डिफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस, ये जो है मतलब एक कहें तो भाई ये डिस्ट्रॉय मोस्ट प्रीशियस एंड वैल्यूएबल एसेट ऑफ इम्यून सिस्टम, मतलब टी सेल को डिस्ट्रॉय करता है एंड पर्टिकुलरली टी हेल्पर सेल को भी। बट ये अडेप्टिव इम्यूनिटी, दीज आर, अब ये सारी किसके पार्ट्स हैं, ये अडेप्टिव इम्यूनिटी के पार्ट हैं, नॉट ओनली टू एक्टिवेट देयर टीसी सेल, मतलब टीसी सेल को नहीं करेगा, बी सेल को नहीं करेगा। ओके, अगर हम देखें टी सेल को अगर इसने अटैक कर दिया तो अब जो है बी सेल भी सीक्रेट नहीं होंगे, मतलब फॉरेन इन्वेडर्स जो को इंजेस्ट करते हैं, मतलब इसका अगर देखें तो मेन क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि टी लिम्फोसाइट जो है
सिर्फ एचआईवी को मतलब टी वो एचआईवी टी लिम्फोसाइट को टारगेट क्यों करता है? क्योंकि इसके पास स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन है जो सिर्फ एक तरह से लॉक और की के मैनर में अरेंज होते हैं। तो इसी वजह से जो है मतलब अगर हम देखें कि फॉर एग्जांपल ये देखो, ये टी सेल के रिसेप्टर्स हैं और ये एचआईवी का ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, तो ये इसको अफेक्ट करने में बहुत इजीली अफेक्ट कर सकता है, बट इसको अफेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये इस रिसेप्टर से मैच ही नहीं कर रहा। तो इसके रिसेप्टर्स इससे मैच कर जाते हैं जिसकी वजह से ये इसको अफेक्ट कर पाता है। ये इसके लिए स्पेसिफिक हो जाता है ना, स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर हो गया, तो उसलिए आसानी से रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई हो जाता है। नो, एड्स के सिम्टम्स क्या हैं? एड्स के अर्ली अगर आपको सिम्टम्स देखें तो हेडेक, फ्लू, फीवर 6 वीक के लिए रिपीटेडली, मतलब 6 वीक में बार बार आपको होगा। ओके, उसके बाद जो है एक स्टेज ये भी आ जाती है कि अगर अ, किसी के लिम्फ ग्लैंड स्वैलन हो जाते हैं। ओके, थायराइड बोल दिया था, सॉरी, लिम्फ ग्लैंड जो है स्वैलन हो जाता है नेक रीजन में। बट अगर किसी का इम्यून वीक है तो उनको वो भी नहीं दिखेगा। और फिर जो है एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी बॉडी में बहुत बड़े बड़े इन्फेक्शंस देखने को मिलेंगे, लाइक ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, निमोनिया, कैंसर। कैंसर भी कौन सा? कैपाउसी सार्कोमा। ओके, और इससे ज़्यादा मतलब कुछ अदर वायरल इन्फेक्शन भी हो जाएंगे। मतलब अब बॉडी तो वैसे ही कमज़ोर पड़ गई है, और वायरस भी इन्फेक्ट कर सकता है, लाइक हर्पीस भी इन्फेक्ट कर सकता है, इन्फ्लुएंजा फ्लू कर देगा। इम्यून सिस्टम वीक हो गया है वैसे ही। टी लिम्फोसाइट तो आपको पता ही है पूरी तरह से एचआईवी ने डिस्ट्रक्ट कर दिया है। तो सेल बॉडी का सेल वेट भी गिरेगा, जिसकी वजह से ह्यूमन को नाइट स्वेट, रात को पसीने आएंगे, डायरिया हो जाएगा। ओके, और डिमेंशिया इज एक कह सकते हो कि आपके ब्रेन रिलेटेड जो है डिसीज़ है। ओके, और इसका मतलब एंड जो होता है वो डेथ ही होती है पर्सन की। ओके, अब ट्रीट एड्स का ट्रीटमेंट क्या है? सॉरी, ओके, एड्स का 1 मिनट। देखो, एड्स के लिए पहले तो आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। अगर आप टेस्ट करा लेते हो, एंटीबॉडी टेस्ट, ओके, या न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, नेट्स, सलाइवा के ज़रिए, ब्लड के ज़रिए आपको टेस्ट कराना होगा। उसके बाद जो है कुछ ए आर टी, मतलब एंट्री रेट्रो वायरल थेरेपीज़, या ऐसी थेरेपीज़ में शायद आपको ड्रग्स भी दी जाएंगी। डेस्को भी दिया हुआ है, यहाँ पे एक ड्रग्स है ट्रवाडो, और जो है रुकोबिया, ये ड्रग्स दी जाती हैं एचआईवी अगर वायरस है इसके अगेंस्ट वर्क करने के लिए। ये एड्स का मतलब है। अब ये एचआईवी वायरस जो है ना, ये ट्रांसमिट होता है। ओके, और ये ट्रांसमिट जो है किस तरह होता है? ये अगर पूछें कि भाई एयर से ट्रांसमिट होता है, तो मैं बोलूँगा नहीं, ये एयर से ट्रांसमिट नहीं होता, ये फ्लू वायरस की तरह नहीं है। लेकिन अगर हम किसी पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं तो सबसे बड़ा ख़तरा रहता है कि यार अगर उसको एड्स हुआ तो आपको भी हो जाए। अगर कोई बाउंड है, सही है, या इस तरह से मदर के प्लेसेंटा से चाइल्ड में चला गया। ओके, मदर का प्लेसेंटा कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा। लाइक जब बेबी बॉर्न होता है तो बेबी मतलब जो बच्चा होता है उसको उसका फूड जो है मदर के प्लेसेंटा से मिल रहा होता है। ओके, इस तरह से उसको जब तक वो बॉर्न नहीं होता उसको जो है फूड प्लेसेंटा से मिलता है। ओके, बट अब प्लेसेंटा से जो है एंटीबॉडीज़ भी होती जाते हैं, ब्लड भी मतलब जो है ट्रांसमिट होता है, बट इसी के साथ साथ जो है वायरस भी जा सकता है। ओके, और इस तरह हो सकता है भाई कि कांटेक्ट करे, सेक्सुअल कांटेक्ट, या कोई जो है जेनाइटल ऑर्गन ट्रैक्ट के ज़रिए हो जाए, या फ्लूइड ट्रांसमिट हो जाए, इसके ज़रिए भी हो सकता है। या कोई वैक्सीन अगर किसी की हम अनस्टरलाइज्ड, अनस्टरलाइज मतलब जिसकी स्टरलाइजेशन नहीं हुई हो, स्टरलाइजेशन प्रोसेस जिसमें हम बैक्टीरियाज को किल करते हैं, मतलब जो भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको हम जो है मतलब स्टरलाइज करते हैं ताकि इन्फेक्शन वगैरह ना हो। अगर कोई अनस्टरलाइज सिरिंज है, अगर वो हमारी बॉडी में ट्रांसमिट कर दी जाए और उस बंदे को जिसकी बॉडी से ये निकाली गई थी सही है ना, तो आपको भी एच आई एड्स वायरस हो सकता है, एड्स हो सकता है। ओके, एच आई वी वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा। और वैसे भी सेक्सुअल इंट्रैक्शन और जो है और भी मतलब बहुत तरह के वेज, लाइक कांटेक्ट वगैरह। सो इस अब हमें करना क्या चाहिए? हमें जो है इस्लामिक प्रीचिंग, मतलब हमारा जो इस्लाम जो हमें सिखाता है, रिलीजियस वे जो हमें
बताता है कि भाई किस तरह से इंटैक्ट करना है एक दूसरे से, उसको फॉलो करें। और एक और चीज़, वैक्सीनेटेड हों अगर वेट, ऐसे है ना, ताकि बट अगर हम देखें तो एड्स के जब एड्स से प्रिवेंट करने के लिए, इन्फेक्शन से, अगर आपको एड्स है तो आप वैक्सीन नहीं लगवा सकते, ओके। बट किसी की अगर आप एड्स वाले पर्सन की निडल शेयर कर लेते हो तो फिर तो आपको एड्स होएगा ही, और उस डिजीज़ का कोई क्योर नहीं है। और कुछ वायरल डिजीज़ हैं, उनके सिम्टम, कॉज, ट्रांसमिशन और ट्रीटमेंट जल्दी जल्दी देखेंगे इनको। ये ज़्यादातर इसमें सिर्फ आपको सिम्टम्स पता होना चाहिए, ओके। और ट्रीटमेंट तो सबसे ज़्यादा सबका ट्रीटमेंट यही रहता है कि भाई हाइजीनिक रहो। इस तरह से अभी हम देखते हैं, लाइक पहला डिजीज़ है हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस आपने नाम सुना होगा, हिप्पा आपने वर्ड सुना होगा, और ये हिप्पा वर्ड हम यूज़ करते हैं लिवर के लिए, टाइटिस, ओके, इन्फेक्शन। हेपाटाइटिस जो है हेपाटाइटिस वायरस से इन्फेक्ट होता है। अब इसमें आपको पता है, ये थोड़ा आपको पता चल रहा होगा कि लिवर से रिलेटेड है, और लिवर से रिलेटेड जॉन्डिस भी एक डिजीज़ है। तो हेपाटाइटिस में जॉन्डिस भी हो जाता है, फटीग, थकावट रहती है, येलो यूरिन, बेले मतलब बेले पोर्शन जो होता है ह्यूमन का, बेले पोर्शन आई होप आपको पता होगा, उधर पेन हो जाता है, और डार्क येलो यूरिन आ रहा होता है, फीवर, और जॉन्डिस, जॉन्डिस की कंडीशन लाइक जिसको हम पीलिया बोलते हैं, जॉइंट में पेन होगा, एंड एपेटाइट लॉस हो जाती है पर्सन की। एंड ऑल्सो अगर हम देखें ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन ज़्यादातर नीडल्स, ब्लड्स एंड एक्टिव एंड जो है ओरल कॉन्टेक्ट्स के ज़रिए होता है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है हेपेटाइटिस में हैंड वॉश, जो है मतलब क्लोज कांटेक्ट किसी पर्सन से ना किया जाए, और सैनिटाइज रहें, उस मतलब अपने आप को सैनिटाइज रखना, क्लीन और हाइजीनिक रहना, ओके। आफ्टर दैट अगर हम देखें, एक और वायरस है जो वायरल डिजीज है, दैट्स हर्पिस। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस से फैलती है। इसमें क्या होता है, फीवर हो जाता है, और जो है ब्लिस्टर्स, और एक तरह से आप कहो तो रैशेस वगैरह हो जाते हैं माउथ में, और जो है सेक्सुअल ऑर्गन में, और पेन होता है जेनाइटल रीजन में, ओके, लाइक एनस में बर्निंग सेंसेशन, और यूरिनेशन में भी प्रॉब्लम होती है, पेन होता है, फ्लू, फीवर वगैरह रहता है। ये मतलब इसलिए हो रहा है क्योंकि वायरस जो है बॉडी में एंटर कर गया है, और उसने स्किन को भी ब्रेक किया है, माउथ से भी एंटर कर सकता है, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या एनस से भी जो है एंटर कर सकता है। तो इनसैनिटरी हो जाती, इनसैनिटरी या मतलब सैनिटरी इनसैनिटरी की वजह से भी फैलती है डिजीज़। तो एंटी वायरल ड्रग्स इसके लिए होती हैं, जो डॉक्टर की एडवाइस पे ली जाती हैं, और ज़्यादातर इंसान को करना चाहिए इनसैनिटरी कंडीशन से बचे, ताकि वायरल डिजीज़ ना हो। एक होता है पोलियोम, ओ सॉरी, ये तो पोलियोमिलाइटिस है, पोलियोमिलाइटिस पोलियो वायरस जो हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसकी हमारे को मतलब हर चाइल्ड को जो है उसकी एक तरह से उसके लिए कतरे प्लान आते हैं, ओके। मतलब इसमें होता क्या है, ये डिजीज़ पोलियो वायरस जो है, इसमें पहले तो इसका ट्रांसमिशन देख लें। तो ट्रांसमिशन जो है ज़्यादातर वाटर से या फूड से, और वो भी कौन सा वाटर, फूड कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड जिसको बहुत बहुत ईयर तक ऐसे कंटामिनेट रखते हैं, और जिसमें लाइक फॉर एग्जांपल आपका जो गटर सिस्टम से वाटर है जिसको कंटामिनेट किया जाता है, उस वाटर के ज़रिए फैलता है ये, ओके। अगर ये वाटर बॉडी में चला जाए तो और भी ज़्यादा नुकसान है, ओके। फेशियल ओरल और जो है मतलब ओरल रूट से भी फैल जाता है, पूर सैनिटाइजेशन, और ब्लड से लिम्फेटिक सिस्टम से भी स्प्रेड हो जाता है। और ये जो है मतलब बॉडी में 7 से 14 डेज तक रहता है, और 7 से 14 डेज में बहुत बड़ा काम कर देता है। क्या करता है, ह्यूमन की बॉडी को पैरालाइज कर देता है। एक तो होता है टेटनी, टेटनी भी करता है, और बॉडी के लोअर लिम्स को पैरालाइज कर देता है। लोअर लिम्स आप जानते हो, आपके पाँव वाला रीजन, उसको पैरालाइज कर देता है। और जो है मतलब हेडेक, बॉडी पेन वगैरह। और टेटनी भी जो मसल से ब्रेन का कांटेक्ट है उसको बंद, मतलब ना होना, ब्रेन से मसल्स का कांटेक्ट ख़त्म हो जाना, टेटनी आपके अलावा। अब इसके लिए क्या होता है, इसके लिए वैक्सीन्स होती हैं, वैक्सीनेशन होती है जो लगवाना चाहिए, ड्रॉप्स होते हैं जो प्रॉपरली ट्रीटेड होते हैं वो करवाना चाहिए, ओके ओके। और ये वायरस जो है ना, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ में डेथ का भी मतलब मौत का भी सबब बना है, तो इसलिए जो है इसको वैक्सीनेशन प्रॉपर करवानी चाहिए।
फिर आता है कॉटन लीफ कर्ल डिजीज। अच्छा, इससे पहले जो तीनों डिजीज पड़ी है वो एनिमल से रिलेटेड थी, मतलब ह्यूमन में हो रही है, एनिमल्स में हो रही है, बट ये प्लांट से रिलेटेड है। ये बेगमो वायरस से फैलता है। इसमें क्या होता है, प्लांट अपवर्ड हो जाते हैं, इस तरह से कर्ल हो जाते हैं। ओके, क्यों? उनमें थिकनिंग अपेयर हो जाती है, उनमें थिकनिंग आ जाती है, लीव क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, फाइबर अवेलेबली अफेक्टेड होते हैं, इससे लीव कर्ल हो जाता है। ये एक वाइट पेस्ट से फैलता है, फ्लाई पेस्ट। ओके, वाइट फ्लाई पेस्ट से फैलता है, और ये जो है इसके लिए फिर हमें स्प्रे कराना पड़ता है प्रैक्टिस, मतलब क्रॉप पे, या उसको काट, उस जो भी हिस्सा मतलब जो उसका इन्फेक्टेड है उसको काट दो। ये इसका ट्रीटमेंट है। ओके, अब सिर्फ लास्ट पार्ट है ये प्रियॉन एनवायराइट। प्रियॉन एनवायराइट क्या है, देखो, वायरस से भी कोई छोटी चीज़ होगी, वो भी हम देखेंगे। और क्या वायरस के अलावा भी कोई नॉन लिविंग, वो सॉरी नॉन लिविंग बोल रहा हूँ, ए सेलुलर चीज़ है, तो वो है प्रियॉन एनवायराइट। देखो, नॉन लिविंग और लिविंग, वायरस लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है, दोनों है, बट वायरस सेल नहीं है, सही है, और ये भी सेल नहीं है, क्योंकि सेल के लिए पूरी प्रॉपर ऑर्गेनल होना, यहाँ पे सिर्फ इसने जिनोम दिखा के सेल बोलेगा तो ये तो मजाक हुआ ना सेल के साथ, है ना। तो ये जो है मतलब ऐसी एंटिटीज़ हैं जो वायरस से भी छोटी होती हैं और एक वायरस के जितनी होती हैं। अब देखो, ये वायरस है, इसमें उसका जिनोम भी है, बट अगर उसके सामने अगर मैं जिनोम ले आऊँ तो बताओ कौन छोटा? ऑब्वियस सी बात है, जिनोम छोटा। अगर मैं बोलूँ इसका कोट ले आऊँ, तो अब आप बोलोगे वायरस और ये कोट इसका सेम है बट जिनोम छोटा। तो प्रियॉन क्या है, ये इस तरह के जीनोम्स होते हैं। जीनोम, एक बायोलॉजिस्ट थे स्टैनले, इन्होंने क्या किया, इसको डिस्कवर किया, उनको 1997 में इसकी वजह से नोबेल प्राइज़ भी मिला। इन्होंने एक इन्फेक्शियस प्रोटीन ढूंढा जिसमें 29 अमीनो एसिड थे, जिसमें डाइसल्फ, अब आपको पता है प्रोटीन में डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है, सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड। ओके, बट कोई न्यूक्लिक एसिड वगैरह नहीं था, तो इन्होंने उसको नाम दिया प्रियॉन्स, जो बॉडी टिश्यू में पाया जाता है। और इस तरह से सिर्फ एक जीनोमिक चेन है एक तरह से, सही ना, एक जीनोम, एक तरह से जीनोम है, आरएनए डीएनए कुछ भी हो सकता है। अब ये हमारे बॉडी में पाया जा रहा है, ब्रेन में पाया जा रहा है। अब ये भी एक तरह से कहा जाए तो ये पैरासाइटिक नेचर है, तो ये ट्राइजोमी में भी करता है। ट्राइजोमी क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आई थिंक ट्राइजोमी आपको मैं इस तरह बता सकता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल एक जो है जिनोम एक्स मेल से एक फीमेल से आया, तो एक इसकी वजह से आगे एक जीन का फंक्शन परफॉर्म होता है, बट ये क्या करता है, ये एक और जीनोम बना देता है। ओके, तो जिसकी वजह से ट्राइजोमी हो जाती है। एंड एल्जाइमर डिजीज़ जो ब्रेन के रिलेटेड है, ये सारे डिजीज़ जो है ना ये 12 में दी हुई हैं। स्लीपनेसनेस, इंसोमिया, मतलब नींद ना आना। ओके, और एक काऊ में भी डिजीज़ करती है कैटल के हिसाब से, मैड काऊ डिजीज़। ओके, अब आ रहे हैं वायरॉइड्स। वायरॉइड्स जो हैं, आई थिंक 1 मिनट, तो ये है प्रियॉन्स एंड दिस इज़ द वायराइड। वायराइड क्या है, वायराइड जो है और भी छोटे होते हैं वायरस से, लाइक ये डिस्कवर हुआ है। और इस ये क्या है, ये सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मॉलिक्यूल है, बट वो क्या थे, वो अमीनो एसिड्स थे। अमीनो एसिड्स थे जिसकी वजह से एक प्रोटीन स्ट्रक्चर बन रहा था 29 अमीनो एसिड्स का। सॉरी फॉर दैट, मैं जिसको गलत कंसीडर कर रहा था। ये जो है वायरॉइड्स हैं। तो आपको इतना तो पता होगा कि अब ये पता चल गया होगा कि प्रियॉन्स जो हैं वो इक्वल होते हैं वायरस के इन शेप, बट बड़े होते हैं किससे, वायराइड से। वायरस वायराइड से बड़े हैं बट प्रियॉन्स के इक्वल हैं शेप में। वायराइड क्या है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से बने हुए हैं। ओके, कुछ डबल स्ट्रैंड भी रीजन होते हैं, और ये ट्रांसमिटेड बाय पॉलन सीड्स वगैरह के ज़रिए फैलाए जाते हैं, क्योंकि आरएनए तो है, सिर्फ जीनोम तो है। और ये स्मॉलेस्ट वायराइड जो डिस्कवर किए गए हैं वो 220 न्यूक्लियोटाइड के, जो वायरस स्मॉलेस्ट नोन वायरस कहा जाता है, जो वायरल इन्फेक्शन करते हैं। 2000 बेसिस इनके अंदर हैं, ये सारे इंफॉर्मेटिव डेटा है। ओके, अब वायराइड जो है वो क्या करते हैं, वो न्यू आरएनए सिंथेसिस करते हैं अपने जीनोम से, और यूज़ करते हैं होस्ट के सेल एंजाइम को, ताकि आगे मतलब डिजीज़ फैलाए, डिजीज़ भी करते हैं और अपने मतलब जो आगे प्रोजेनी भी तैयार करते हैं। कौन सी डिजीज़ करते हैं ये, पीएसटीडी। पीएसटीडी
पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। ओके, और ये PSTV वायरस करता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस करता है। ओके, जो 33 नंबर में पाए जाते हैं। वायराइड जो है प्रोटीन सिंथेसिस को भी इंटरप्ट करते हैं, अगर कोई होस्ट बॉडी में है तो उसके प्रोटीन सिंथेसिस को भी इंटरप्ट करेंगे, और उसकी रेप्लिकेशन को भी इंटरप्ट करेंगे अगर प्रोटीन सिंथेसिस इंटरप्ट हो जाए। और बहुत तरह की प्लांट डिजीज भी करते हैं ये। ओके, डिस्टॉर्ट कर देते हैं ग्रोथ को, और कोई एविडेंस नहीं होती ह्यूमन डिजीज जो वायराइड करता है। ओके, नाउ आफ्टर दैट ये लास्ट टॉपिक है जिसमें हमें सिर्फ बल्कि टॉपिक नहीं है, बस हमें कुछ वायरस देखने हैं, उनके वेक्टर, उनके ट्रांसमिशन। चिकनगुनिया वायरस आपने वायरस सुना होगा, जो मॉस्किटो फैलाता है, एडीज मॉस्किटो के, जो अम, या कोई नॉन ह्यूमन प्राइमेट फैलाता है, ट्रांसमिट करता है एक वेक्टर के। अब इसमें ये RNA पॉजिटिव स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड जिनोम इसका होता है। आपने जिनोम देखा हुआ है, हमने वैसे तो क्लासिफिकेशन पढ़ा है। और ये वायरस जो है ब्लड से फैलता है। सिम्टम्स क्या होंगे, ह्यूमन या किसी में फैल रहा है, उसको हेडेक, मसल्स पेन, जॉइंट पेन, नोज़िया, वोमिटिंग, स्वैलन ग्लैंड स्वेल हो जाएंगे, और जो है पेनफुल आई रहेंगी। ओके, इस ये चिकनगुनिया है। डेंगी, डेंगी तो आपने वायरस सुना भी है, डेंगी वायरस जो एडीज मॉस्किटो ही फैलाता है। ये भी पॉजिटिव सेंस और सिंगल स्ट्रैंड RNA ब्लड से ही फैलता है। बट इसमें क्या होता है, वॉमिटिंग हो जाती है, बॉडी पे रैशेज आ जाते हैं, नोज़िया, उल्टी कैफियत, सही ना, और जो है आई में पेन होगा। एक होता है ईबोला वायरस, जो एनिमल्स में फैलता है, जो बैट्स, डॉग्स वगैरह के ज़रिए फैलता है। और ये नेगेटिव सेंस, सही ना, नेगेटिव सेंस RNA से, सिंगल स्ट्रैंड RNA से फैल रहा है। ये बॉडी फ्लूइड से भी फैल सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके बॉडी में कोई जो है, मतलब फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में कोई एनिमल कट करता है, डॉग काट लेता है, उससे भी फैल सकता है ये बोला। इसमें ब्रेन को अफेक्ट होता है, हेमरेज हो जाता है। हेमरेज आप जानते हो ना, हेमरेज फीवर भी हो सकता है। ओके, हेपेटाइटिस C, ह्यूमन इन्फेक्टेड ब्लड से फैलता है। मतलब इसमें ये अगर किसी के ट्रांसमिशन करें ब्लड की तो फैल सकता है। ओके, लाइक पॉजिटिव सेंस है ये बोला वायरस। ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस C वायरस की मतलब ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस C वायरस किस तरह हो रही है, ब्लड से हो रही है। ओके, फीवर, येलो स्किन हो जाएगी, फटीग, मतलब एक तरह से जॉन्डिस वाली कैफियत हो जाती है, लेकिन जॉन्डिस नहीं है ये। ओके, ये हेपेटाइटिस है जिसमें मसल्स पेन, जॉइंट पेन, जॉइंट जोड़ों में दर्द होता है, नोजिया, और एपेटाइट लॉस हो जाएगी, स्टमक में पेन होगा। एंड द टू लास्ट डिजीज मीजल्स एंड कोरोना। कोरोना भी रिसेंट टाइम में आया तो उसके बारे में तो ज़्यादा नहीं दिया, लेकिन बात की। मीजल्स एयर बॉर्न है। ओके, मतलब एयर्स के ड्रॉपलेट से फैलेगा, म्यूकस से फैल सकता है, और ये नेगेटिव सेंस RNA जीनोम इसका होता है। स्नीजिंग, कफिंग, इससे भी इन्फेक्ट होता है। अगर किसी अगर फीवर की बात करें, इसमें फीवर होगा, कफ होगी, और रनी नोज, मतलब नाक बहती रहती है, बॉडी पे रैशेज आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। कोरोना वायरस तो भी एक एक बंदे को बड़ा अच्छी तरह याद है, तो चैप्टर पढ़ सकता है ना। बैट्स, ये एक अब भाई क्या बोलना ना, तो हमें सच पता, तो इसलिए कहा हुआ है कि ये बैट से फैलता है। RNA वायरस है, एयर बॉर्न ड्रॉपलेट से ये फैलता है, मतलब एयर बॉर्न वायरस है। क्या होगा इसमें, ब्रीथिंग, आपने देखा है जिसको कोरोना हुआ था वो ब्रीथ नहीं कर पा रहे थे, ब्रीथिंग लेबर्ड हो गई, तो मतलब बोला ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ रहे थे। ओके, मतलब प्रेशर मतलब चेस्ट में प्रेशर इनसाइड बढ़ रहा था, जिससे पेन हो रहा था, और वीकनेस हो रही थी, डिफ़िकल्टी उन इन स्पीच, और ऑक्सीजन लेवल उनका लो हो रहा था। ओके, यही सबसे ज़्यादा अहम जो मतलब इसमें सिम्टम्स देखी गई कोरोना में। तो ये सिम्टम्स हैं जिससे हम डिजीज़ को पता करते हैं भाई कौन सी डिजीज़ है। तो हर किसी की सिम्टम्स थोड़ी बहुत मैच करती हैं, बट कुछ ऐसी सिम्टम्स होती हैं जो मेन होती हैं। अगर आप वो सिम्टम्स को याद रखते हो ना, लाइक आपको ये पता होगा कि भाई पोलियो में पैरालाइज होता है, ये मेजर सिम्टम्स है जिससे पता चलता है बंदे को पोलियो है। और भी कोई वे हो सकता है, हिमरेज हो रहा है तो कोई ऐसा एनिमल, डॉग वगैरह काटा होगा। ओके, हिमरेज फीवर है, तो इससे इससे हमें पता चलता है भाई सिम्टम्स, हम जो मेजर सिम्टम्स होती है ना, उससे हम उस वायरस का बहुत आसानी से निकाल पाते हैं। मतलब अ, अब फीवर तो कॉमन है, किसी चीज़ में भी हो सकता है। तो दिस इज़ द चैप्टर, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, और सारे कंसेप्ट वायरस क्लियर हो गए होंगे, और एनी कंसेप्ट कमेंट करें, मैं आपको जवाब दूंगा। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अल्लाह हाफिज़।